नहीं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो चाहिए कंफर्म करिस तो यस सर। सामने इतना जगह है सामने स्टार्टेड। स्टार्टेड ना। मुझे तो लगा दिवाली होली सब मना के उसके बाद ही आएगा। एक बार ये होली भी मना लेता है एक बार फिर राखी वापस से। तो अभी तो छठ पूजा है ना। कब से है छठ पूजा? 7 तारीख 7 नवंबर। देरी है। पहले दिवाली फिर छठ पूजा ना। ओके सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो टैक्स में हम लोग लास्ट वीक क्लबिंग कंप्लीट किए थे। मैं बोला था आप लोगों को सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड को थोड़ा बताना है कैलकुलेशंस वगैरह। कॉन्सेप्ट तो पहले भी था बट डिटेल्स में थोड़ा कैलकुलेशन करना जरूरी है। और बेसिकली ये सब किस चीज़ का पार्ट है? टोटल का। ठीक है ये सभी चीज़ें टोटल इनकम का ही पार्ट है। यानी कंप्लीट टोटल इनकम जब आपके सामने रहेगा उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करना है। देखो सिंपल है पहले रेसिडेंशियल स्टेटस देख लो। फिर हेड्स ऑफ इनकम फाइंड आउट कर लो कि किस हेड का इनकम है। उसके बाद हेड के अंदर जो भी एनालिसिस है वो कंप्लीट कर लो मैंने हेड एडजस्टमेंट हेड के अंदर जो अपना खुद का कैलकुलेशन है जो सबसे ज्यादा मैंने समय टाइम टेकिंग है सीखने में। ठीक है क्योंकि ये जो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट है ना मैंने हेड के अंदर जो अपना अपना एडजस्टमेंट है ये हेड एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में इनकम टैक्स का 70 to 80% एरिया कवर होता है। जैसे सैलरी हेड हाउस प्रॉपर्टी हेड पीजीबीपी हेड अदर सोर्स हेड एंड क्या निकल गया मेरे से कौन सा छूट गया? हाउस प्रॉपर्टी सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी अदर सोर्स कैपिटल। ठीक है ये जो 5 हेड्स है ना ये 5 हेड्स के बारे में प्रॉपर सेंस होना बहुत जरूरी है। ये 5 हेड में सेंस हो जाए रेसिडेंशियल स्टेटस आपको समझ में आ जाए और क्या बोलते हैं टोटल इनकम एडजस्टमेंट आ जाए। टोटल इनकम एडजस्टमेंट आ जाए जिसके अंदर हम लोगों ने डिटेल्स में रिसेंटली क्लबिंग किए हैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है तो इस तरह का कुछ चीजें अगर आपको समझ में आ जाता है फिर इनकम टैक्स में है ही क्या। तो आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सच में कुछ नहीं है। सर वही बोलते हैं ना मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर बोलते हैं ना। नहीं मैं भी वही बोल रहा हूँ मानो तो बहुत कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नवीन जी। गुड आफ्टरनून दर्श। गुड आफ्टरनून सर। यस सर। अच्छा तो बेसिकली टोटल इनकम प्रैक्टिस चल रहा है। टोटल इनकम प्रैक्टिस के अंदर हम लोग एक बार आपको याद दिला देते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस का एरिया आता है 5 हेड्स हैं। 5 हेड तो अपने आप में डिटेल्स एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट बाद में करूंगा सर। एक एक हेड्स के बारे में फिर से चर्चा स्टार्ट होगा। ओ सर अब है ओके। डिटेल्स हेड एडजस्टमेंट वापस से सीखेंगे बट उससे पहले अभी हम लोग डिटेल्स में थोड़ा सा टोटल में ही बातचीत चलेंगे अभी। फिर हम लोगों ने लास्ट जो 2 क्लास दिया था फुल्ली डेडिकेटेड टू क्लबिंग प्रोविजंस। ठीक है आज मेरा डेडिकेशन स्टार्ट होने वाला था सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में। क्या है क्या चल रहा है? ओ, अच्छा इनको किया फिर जीटीआई आता है फिर डिडक्शंस आता है और फिर टोटल इनकम आता है यही ना। अगर ओवरऑल देखा जाए शटर लगा रहा है शायद बंद कर। ओवरऑल अगर तुम इनकम टैक्स का सेक्शन स्टेप्स देखोगे कि ओवरऑल इनकम टैक्स को जानने के लिए कितना स्टेप्स का जरूरत है। सर 15 स्टेप्स। 15 स्टेप में खत्म कुछ भी नहीं है। 15 स्टेप में इनकम टैक्स खत्म।
15 स्टेप जान लो, सब जानते हैं सर। 15 स्टेप क्या क्या है, रिकॉल कर देते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, क्लासिफाई करना, माने आपको इतना आना चाहिए। ये सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी इनकम का भेदभाव करना आना चाहिए। इनकम देख के पता हो जाना चाहिए कि कौन सा सैलरी से आ रहा है, कौन सा हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है, कौन सा पीजीपीपी है, कौन सा कैपिटल गेन है, कौन सा अदर सोर्स है। एकदम देख के समझ में आ जाना चाहिए। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। क्लासिफाई करने के बाद सिंपल है, आपको हेड के अंदर एडजस्टमेंट कैसे करो। सैलरी है तो सैलरी में क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, परक्विजिट क्या है, अलाउंस क्या है, एचआरए क्या है, क्या बोलते हैं इसको, एचआरए का एक उल्टा होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, और एक परक्विजिट्स में रेंट फ्री अकोमोडेशन, आरएफए बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको रहने के लिए कंपनी घर देता है, उसका रेंट देता है, वो उसका अलाउंस कहता है। लेकिन कंपनी का खुद का घर है और आपको रहने के लिए देता है, और वो रेंट फ्री होता है आपके हाथ में, तो उसे रेंट फ्री अकोमोडेशन कहते हैं। तो परक्विजिट्स क्या है, अलाउंसेस क्या है, ठीक है, ये हर चीज में हमें बेसिक आइडिया पूरा पूरी होना चाहिए। फिर क्या स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है, जैसे कि 50,000 रिसेंटली उसको बढ़ा के 75 किया है। जो लोग नेक्स्ट ईयर एग्जाम देगा उन लोगों के केस में 75 ही लिखने वाला है। ठीक है, सो फिर हाउस प्रॉपर्टी के केस में अगर देखा जाए कि कौन सा प्रॉपर्टी है, सेल्फ ऑक्युपाइड है कि लेट आउट प्रॉपर्टी है। लेट आउट होगा तो जीएबी होगा, एनएबी होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड होगा तो जीएबी एनएबी सब जीरो आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड जो होता है आपका, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जब आप प्रोवाइड करोगे तो लोन का इंटरेस्ट आप जो दे रहे हो, ठीक है, तो इंटरेस्ट डिडक्शंस मिलता है। लेट आउट के केस में कंप्लीट डिडक्शंस ले लेते हो, जितना इंटरेस्ट भरोगे पूरा का पूरा, एवरी ईयर जितना इंटरेस्ट आप भरोगे पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा हाउस प्रॉपर्टी हेड में, 24 सबसेक्शन ए। लेकिन अगर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड है, उसमें से आपको कोई अर्निंग नहीं है, लेकिन सरकार वहां पर भी तुम्हें 2 लाख तक का डिडक्शन देता है लोन पे, लोन के इंटरेस्ट पे। अगर आपका घर है या घर ले रहे हो और घर का लोन चल रहा है, तो इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट लिया जाता है। और ये सभी बेनिफिट मैक्सिमम ओल्ड रूल में लागू होता है, न्यू रूल में मैक्सिमम बेनिफिट नहीं है। 99% बेनिफिट न्यू में नहीं है, यानी 115 बीएससी में 99% बेनिफिट नहीं है, हार्डली किसी किसी केस में 1-8% देखने को। तो मैं आपको भी कोई भी टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक रफली समझा रहा हूँ कि जब हमें सैलरी मिले तो उसमें नॉर्मली क्या देखना होता है। ऐसे ये तो जस्ट 2-4 बात कर रहा हूँ, से है बहुत बड़ा चीज। हाउस प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें देखें, पीजीबीपी अगर सामने आ जाए तो उसमें तो समझ ही रहे हो, पीजीबीपी सबसे लोगों को डर लगता है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगता है पीजीबीपी पढ़ाना। क्योंकि पीजीबीपी पढ़ाने में मेरे को एक सुविधा क्या होता है, मुझे बिजनेस का बात करना, और आप लोगों को पता है मुझे बिजनेस का बात करने में बड़ा रुचि है। कितना टाइप का बिजनेस है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, इसलिए मैं, आप लोग भले ही बोर हो जाओ पीजीबीपी से, मुझे पीजीबीपी पढ़ाने में, और मैं काफी समय लेता हूँ पीजीबीपी पढ़ाने में। जिन लोगों का हो गया है उनको पता होगा, जिनका नहीं हुआ है वो करेंटली बैकअप से कर सकते हो, बाद में फिर करवाऊंगा, फिर कर लेना। बट सीरियसली पीजीबीपी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस टैक्सेस। सीरियसली इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। आपको अगर पीजीबीपी का नॉलेज है ना, आपको अपने आप को शेर शेर लगेगा, मैं शेर हूँ, शेर नहीं मजा। कैपिटल गेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, शेयर मार्केट है ना इधर, मुझे इसमें भी काफी मजा आता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल गेन ही है उसमें, आप कैपिटल एसेट्स को बेच के गेन करोगे तो उसका टैक्सेशन पता चल जाएगा। और आजकल आप देखो सर, कोई भी चीज जान के अगर किसी को 2-4 नॉलेज देने का मौका मिलता है तो वो चीज जानने में मजा आता है। जैसे अगर आप कैपिटल गेन जानोगे ना, आपको एक सुविधा क्या होता है, मैं आपको पढ़ाई एग्जाम का बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली आप लोग एग्जाम के लिए ही इधर हो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एग्जाम तो सर देखो आज नहीं तो कल देना ही है, लेकिन आपको क्यों सब्जेक्ट को पढ़ना है, और उस सब्जेक्ट में नॉलेज रखने से आपको क्या कॉन्फिडेंस मिल सकता है, और क्यों आपको एक अच्छा फील आएगा, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको मैं 2 चीज बताया, एक पीजीबीपी बताया और दूसरा में कैपिटल गेन, और ये दोनों चीज में सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है। इनकम टैक्स का ये 2 चैप्टर ऐसा है, ये दोनों चीज सबसे कॉम्प्लेक्स फील होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजों के बारे में नॉर्मल लोगों को इतना आइडिया नहीं, और यही रीजन है ये आपके पास इन्हीं 2 कारण के बस में आएगा। सैलरीड पर्सन अपना रिटर्न खुद ही फाइल कर सकता है अगर थोड़ा सा स्मार्टनेस है उस पे, तो क्योंकि कंपनी की तरफ से उनको जो फॉर्म मिलता है ना,
वो फॉर्म अपलोड करने से, फॉर्म 69 कुछ चीजें मिलते हैं, वो अपलोड करने से वो ऑटो पॉपुलेट होके रिटर्न फाइल हो जाएगा। अगर कोई दूसरा इनकम का सोर्स प्रॉपरली ना हो, इन दैट केस सैलरीड पर्सन को किसी कंसल्टेंट के पास जाने का जरूरत नहीं है, और यहाँ पर सीए का साइन का भी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें ऑडिट करवाने का कोई मैटर नहीं है। तो सैलरीड पर्सन आपके पास अगर आता है, आपका किस्मत, लेकिन वो अगर ना आए तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी आता है, क्योंकि वो सब कॉम्प्लेक्स मैटर्स ना, वो सब कंट्रोल नहीं कर पाते, टैकल नहीं कर पाते। तो 90% लोग तो आएगा, 10-15% लोग मैं जानता हूँ कि वो लोग खुद करता है। तो सैलरी का कॉन्सेप्ट जो है, अच्छा हाउस प्रॉपर्टी जो है वो रेंटल इनकम का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, बस आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, ये एक जगह है। लेकिन मानो कि आपको अगर कैपिटल गेन का नॉलेज हो, कोई अगर आपको बोलता है अच्छा म्यूचुअल फंड में पैसा तो लगा दिए, टैक्स का क्या होगा, क्या सरकार सब टैक्स में ले लेगा? देखना बहुत लोगों को ना डाउट रहता है, घर पे भी देखना, पापा अगर पापा कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनको अगर प्रॉपर आइडिया ना, उनको कितना टैक्स लग जाएगा, फिर बाद में बोलता है 20% लगेगा, 30% लगेगा, सब तो सरकार ही ले लेगा। तो बहुत लोगों के दिमाग में ना बहुत सारे गलत फहमी रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता। और खबर चैनल्स अगर प्रो कांग्रेस हो तो वो ऐसे एंटी बीजेपी बात करेगा। फिर कुछ बीच क्या बोलते हैं, यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं, ठीक है, जो गलत तथ्यों को, डेटा को मैनिपुलेट करके दिखाते हैं, है ना सर, ऐसे चैनल्स बहुत है। और उसमें लोग और भड़क जाते हैं, वो फिर डर जाते हैं कि क्या टैक्स का क्या होगा, सब तो टैक्स में ले लेगा। तो अगर आपको साउंड आइडिया हो, आप लोगों को सही डिसीजन या सही तरह का सजेशन कर सकते हैं, इसलिए कैपिटल गेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर सोर्स भी ठीक ठाक है, बट ओके, चलेगा। गिफ्ट वगैरह का चीज के लिए बहुत ज्यादा है, डिविडेंड का एरिया वहां पर काफी फाइटर। यही सब रियल लाइफ से जोड़ो ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से इनकम करता है। तो यही तो है 5 हेड का कॉन्सेप्ट। सर ये तो आपने ऐसे ही जैसे बता रहे थे, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मैंने डेली लाइफ के साथ जोड़ के बता रहा हूँ। तो अगर आप इस तरह से सोचोगे तो ये सब चैप्टर जानने का इच्छा भी आपको आना चाहिए, कि मुझे ये जानने से मुझे क्या फायदा हो, पर्सनल लेवल में क्या फायदा। एग्जाम लेवल में तो सब चीज में एग्जाम, दुनिया के जो भी एग्जाम दोगे सभी फायदा ही देता है। ऐसे कौन सा एग्जाम पास करने से कुछ फायदा नहीं मिलता? जब KG1 का एग्जाम पास किए थे कोई फायदा नहीं था क्या? KG2 नहीं आते तो KG2 नहीं होता तो आज इधर भी नहीं आते, फिर एक एक करके तो हर एग्जाम एग्जाम पास करते। तो हर एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कब से इंपॉर्टेंट है? जिंदगी एग्जाम का और हम एग्जाम के। बचपन से ये जो दो शब्द है ना, एग्जाम, ठीक है, हम लोग बंगाली में बोलते थे परीक्षा, सुनते ही डर लगता, एग्जाम। और कुछ लोग ऐसा नहीं, मतलब बोर्ड एग्जाम, दोस्त लोग कुछ जो पढ़ा लिखा बहुत पढ़ाकू बच्चा होता है ना, मैं उतना पढ़ाकू बच्चा कभी नहीं था। एग्जाम नहीं होता है, हाँ हाँ, हाँ, फिनलैंड में चल जा। मेरे को एक दिन एक दोस्त आते हैं, वो अभी डॉक्टर बना है, मेरे से थोड़ा सा जूनियर था एक क्लास। मेरे को बोलता है, ऐसे स्पोर्ट्स फ्रेंड है, ऐसे एक साथ खेलते थे, मेरे को बोलता है, ए भाई प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? और ये सब बात ना मत पूछना, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, हाउ इज प्रिपरेशन गोइंग ऑन, ऐसे करके लोग बोलते हैं ना। तो मेरे को ना इस पे बहुत चिढ़ा था, और वो भी अगर स्पोर्ट्स ग्राउंड में कोई पूछे, मेरे को मन करता था बैट विकेट फेंक के मारो। खेलने आए कि एग्जाम का प्रिपरेशन की बात करते हैं, सुनने में ही टेंशन लगता है। टेंशन दूर करने के लिए तो खेलने आए, और तुम उसी का बात कर रहे हो, क्या बोलेगा मैंने, एग्जाम सब सुनते सुनते कान पक गया और आज उसी के काम पे लिए बैठे, बच्चे लोग एग्जाम पास करा। हाँ, ये एक लड़का वो शेयर मार्केट का एग्जाम पास किया, उसको जॉब चाहिए, तेरे सामने बात कर रहा था, उसको नौकरी चाहिए, अब उसको नौकरी भी दिलाना है, मैंने एग्जाम कल आप लोगों का क्लास में ही था क्या? कल एक कंपनी फोन किया था, अभी फ्रेश सीए चाहिए उनको। अब ये रोकड़ा कितना दोगे बताओ, फिर मैं बताता हूँ, सीधा बोलता हूँ, क्या करेगा, ठीक है। बेसिकली एकदम फ्रेशर्स चाहिए, उन लोगों को ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो ठीक है, नहीं तो फ्रेशर्स भी ले लेगा। हाँ, साउथ कोलकाता में एक कंपनी है। मैं बोले ठीक है, आप सैलरी पैकेज बताओ। वो जाएगा, फिर आप कुछ भी अनब सनब बताओगे, हाँ ऐसा नहीं होगा, सैलरी पैकेज बताओ फिर मैं बोलता हूँ।
जॉब प्रोफाइल बताएं, सैलरी पैकेज अभी तक नहीं। वो बोलते हैं सर वो नेगोशिएटेड है, वो अभी मेरे को बोले नेगोशिएबल है। ठीक है, आने से वो कैंडिडेट देख के बताएंगे। फिर भी आप लोगों का कुछ तो एस्टिमेट होगा, बजट तो होगा कि कितना दे सकते हैं। कुछ भी दे देंगे क्या? मानो आपका बजट जितना है, आपका सैलरी कंपनी का जितना टोटल अर्निंग है, सीए उतना मांगेगा तो दे दोगे? कुछ तो होगा। तो मैं उसको मैसेज किया, अभी तक कुछ जवाब नहीं मिला। कितना होगा अगर फ्रेशर्स बोल रहे हैं ना सर कोलकाता में, इतना बड़ा कंपनी नहीं है मेरे हिसाब से, रफली 40-50 थाउजेंड के बीच में बोलेगा। कोलकाता में लोअर मिडिल कंपनी है और फ्रेशर्स मांग रहे हैं 40-45 हजार 50 हजार के बीच में बोलेगा। मतलब मेरे को जो उसका एटीट्यूड से दिख रहा है, अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा भी तो कुछ है, उस हिसाब से मेरे को लग रहा है। लेकिन वो बार्गेन करके तुमको और नीचे खींचेगा, क्योंकि वो बार बार ना तुम्हारा फ्रेशर्सनेस को ही टारगेट करेगा। हाँ, सब तो ठीक है, नॉलेज है तुम्हारा, बट एक्सपीरियंस नहीं है ना। थोड़ा सीख जाओ, उसके बाद इसके बीच में मानो तुम 6 महीना काम करोगे, मानो 45 हजार का टारगेट कर रहा था, लेकिन आपको कम करके 30 या 35 में शिफ्ट कर रहा है। 10 हजार करके अगर तुम 6 महीना भी काम करते हो, उसका 60 हजार बचता है। सब खेल खेलता रहता है। तो फिर हम लोग लास्ट क्लास में क्लबिंग ऑफ इनकम, स्पाउस माइनर चाइल्ड, बच्चे फैमिली याद है ना? याद रखो। मैं याद रखने का क्या जरूरत है, आप लोग ऐसे ही याद रखो। अच्छा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, इसमें बात करना स्टार्ट करेंगे। इसमें इंटर हेड सेट लॉसेस कैसे एडजस्ट करेंगे, ये सब करेंगे। उसके बाद जीटीआई, अच्छा डिडक्शंस पे डिटेल्स में चर्चा कर ली आप लोगों का। बहुत दिनों का एक डिमांड था सर डिडक्शंस बताओ, उसमें बहुत समय दिए सर, है ना? डिडक्शंस बहुत जरूरी एक एरिया है, मैंने हर छोटा से छोटा क्वेश्चन में पूछ लेता है। ये एक ऐसा टॉपिक है, छोटा से छोटा क्वेश्चन में पूछ लेगा। एक क्वेश्चन एक छोटा सा देगा 4 लाइन का, उसमें एक एलआईसी प्रीमियम घुसा देगा, एक पब्लिक प्रोविडेंट घुसा देगा, एक मेडिकल इंश्योरेंस घुसा देगा, एक डिसेबिलिटी कुछ बता देगा, पॉलिटिकल फंड दे देगा, माइनर चाइल्ड दे देगा, चिल्ड्रन एजुकेशन दे देगा, अरे कुछ भी दे सकता है। समझ रहे हो सर? तो इतना कुछ दे देगा, आपको बस उसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि भाई ये क्यों दिया है। पढ़ा है ना सर 80C से 80U? आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गया है, अग्निवीर प्लान आ गया है। हाँ, उसमें कितना सारा बातचीत हुआ, कंट्रोवर्शियल बातें, मारपीट दंगा। हाँ, हुआ था ना, बिहार में ट्रेन जला दिया था। फिर मेरे को स्टूडेंट लोग पूछते सर आप फेवर में हो कि अगेंस्ट में? मैं तो फेवर में ही लिया, बीजेपी जो करेगा मैं फेवर में ले ले। कश्मीर में इलेक्शन हुआ, बीजेपी जम्मू में जीता है, बट गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाया कश्मीर में। तो कश्मीर में एक रिपोर्टर, अपने बिहार से एक लड़की है, काफी डेयर डेविल है, दिखा रहा है यूट्यूब में, काफी वायरल हो रहा है। तो कश्मीर में एकदम, कश्मीर के सड़क में आम आदमी को पूछ रहे हैं कि वोट से पहले कि इस बार वोट में आप लोग क्या चाह रहे हो। तो सीधा वो लोग बोल रहे हैं हम लोग को बीजेपी हटाना है। तो बीजेपी ने क्या प्रॉब्लम किया आप लोग? ये जो वोट दे पा रहे हो तो बीजेपी के कारण ही दे पा रहे हो, और ये जो पत्थरबाज बंद हुआ ये तो बीजेपी के कारण ही हुआ है। और ये जो आपके बच्चे को लेकर आप स्कूल जा पा रहे हो, पहले तो स्कूल भी नहीं जा पाते थे 6-7 साल 8 साल, तो ये तो बीजेपी के कारण ही आज संभव हो रहा है, नहीं तो रास्ते में पत्थरबाज और बच्चा लोगों का पढ़ाई लिखाई सब खत्म, यही तो हालत था। तो बोलते हैं नहीं कश्मीर अपने आप ठंडा हो गया। ये नहीं मानूंगा सर, तो बोल रहा है ये नहीं मानूंगा। कल कश्मीर का सीएम जो बना है, उमर अब्दुल्ला, कश्मीर में मैराथन निकाला। मैराथन भी इंटरनेशनल कैंडिडेट को लेके, इंटरनेशनल माने टॉप टॉप वर्ल्ड लेवल का प्लेयर जो रनर होते हैं उन लोगों को बुलाया इनविटेशन करके। फिर श्रीनगर के सड़क में वो लोग मैराथन दौड़ रहा है, उमर अब्दुल्ला ने खुद भी दौड़ा, वो भी काफी फिट बंदा है। ठीक है, फॉर 50+60 के आसपास एज है, लेकिन 5-7 किलोमीटर पूरा दौड़ा है लगातार मैराथन में। तो बेसिकली वो ये दे मैंने बोल रहे हैं कि कश्मीर इज फुल्ली सेफ फॉर इंटरनेशनल इवेंट्स एंड एवरीथिंग। तो ये किसने किया? जितना भी हुआ है किसने किया? अगर आज कश्मीर इंटरनेशनल इवेंट में लिए सेफ बना है, जितना भी बना है, किसने बनाया? मैं कश्मीर के, मुझे ये दिक्कत है कि कश्मीर का लोग फिर क्या बोल रहे हैं हमें 370 चाहिए। कश्मीर का लोग चिल्ला रहे हैं कि वी नीड 370। 370 किसका है? किसके कॉन्स्टिट्यूशन में? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में।
तो इसमें तुमको देना है कि नहीं देना है, तुमको क्या राइट है? ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है। तुम कौन होते हो? एक्चुअली उनको हमेशा स्पेशल प्रिविलेज चाहिए। बच्चा लोग स्कूल जा पा रहे हैं फिर भी बीजेपी को कोई क्रेडिट नहीं देगा, मत दे। एक्चुअल प्रॉब्लम आइडियोलॉजी से। बोलते कि अगर एक भी मंदिर बनेगा कश्मीर के किसी गांव में, जला देगा। डायरेक्टली बोल रहे, जला देगा। रिपोर्टिंग कर रहे, डायरेक्टली पूछ रहे, डायरेक्टली बोल रहे जला देंगे मंदिर। मंदिर रहने से दिक्कत, क्या दिक्कत है नहीं पता। इतना मस्जिद है हम लोग के आसपास, हम लोग जला रहे हैं क्या? एक भी बात इन लोगों का सुनना नहीं चाहिए। मुझे मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं, मेरा मुस्लिम स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं। मुझे देयर इज नो एंटी मुस्लिम कॉन्सेप्ट। ये जो मूर्खता है ना, ये जब तक दूर नहीं होगा, आर्मी रहेगा। और ज्यादा चिल्लाने से मारो, और कोई उपाय नहीं है। अब देखो ना, सरेआम तो दिख रहा है। इतना कुछ अच्छा होने के बाद ठीक है, तुम्हारा डेमोक्रेटिक राइट है, तुम अपने आप से चूज कर सकते, नो प्रॉब्लम है। लेकिन तुम कुछ तो बोलो कि भाई बीजेपी के कारण ही आज ये सिचुएशन हुआ है। और कौन है सेंट्रल में? अभी कांग्रेस तो नहीं है ना। अगर कांग्रेस होता तो कांग्रेस का ही नाम लेना पड़ता। सेंट्रल में बीजेपी है, तो आज कश्मीर ठंडा हुआ है, जितना हुआ है बीजेपी नहीं किया है। क्यों नहीं बोलोगे? बीजेपी आने से सबको हिंदू बना रहा है क्या? कहाँ कहाँ हिंदू बना है बोलो तुम? हिंदू कन्वर्जन हुआ है क्या? अरे समझ में नहीं आता कि जो कर रहा है कम से कम उसे थोड़ा सा क्रेडिट तो दे दो। मतलब स्पेशली ये कुछ लोग कर रहे हैं, श्रीनगर में काफी लोग चेंज हुआ है, लेकिन गांव वाले लोग या जो आम आदमी है ना, मुझे सुन के बड़ा मुझे सुन के बड़ा खराब लग रहा है। नहीं, मुझे बीजेपी को वोट नहीं मिला है कश्मीर में, मुझे उसका दुख नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि कम से कम जिसके कारण चीजें संभाल रहे हैं उसको थोड़ा सा बताओ, हाँ हाँ बीजेपी के कारण हुआ है। वोट तुम दे ना जिसको पसंद है उसको। तुम अपने पापा को वोट दो, अपने नाना को वोट दो, चाचा को वोट दो। ये लोग सुनेगा, जो मर्जी करेगा। ये सब एटी टीटीए टीटीवी हुआ था ना सब। 10 AA भी हुआ था। ये रेड चार्ट भी पढ़ा थे, ये सब भी हुआ था। 87A, 87A में दो चीज आता है सर। रिबेट मिलता है, टोटल इनकम में रिबेट मिलता है। अगर आपका इनकम, अगर आप ओल्ड स्कीम में हो तो फिर आपका 5 लाख तक अगर इनकम है तो सरकार आपको रिबेट दे देता है। कितना? 12,500। और अगर आप न्यू स्कीम में हो, दैट इज लाइक 115 BSE में अगर आप हो। अच्छा एसी लगेगा आप लोग? हाँ, गर्म लग रहा है? नहीं बोलोगे तो चला देंगे 2 मिनट बाद। हाँ, नहीं एक्चुअली वेदर बहुत चेंज हो रहा है इसलिए नहीं चला। मेरा भी बार बार वो ठंडा लग जा रहा है बोल के मैं बोला नहीं ऐसे ही रहने देते हैं। 27 हाँ 27 27 कि मतलब चलाए? नहीं, चला लेने से ठंडा होता है। ये ब्लू स्टार का सीजन है, ठंडा कर देता है। ये बहुत चिल करता है। ठीक है चलो। थोड़ा सा मुझे सफोकेटिव फील हुआ इसलिए। 27 भी तो रहता है, मैं तो आज तक कभी 27 से नीचे घटाता नहीं। 27 में ही रहता है ऑलवेज। तो 87A के तहत रिबेट मिलता है। रिबेट जो है वो दो सिचुएशंस में अभी करेंटली है। ओल्ड स्कीम में अगर आपका इनकम 5 लाख के अंदर है तो मिलता है। और अगर इसमें रिबेट के कारण एक सुविधा क्या होता है कि अगर किसी का इनकम 5 लाख तक है, उसको एक्चुअली रिबेट के कारण सरकार के घर में 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये चीज एकदम गांड बांध लो कि किसी का एनुअल इनकम अगर 5 लाख तक का है ना, तो सरकार के घर में कोई टैक्स नहीं जाता। समझे सर? मैंने 5 लाख तक इनकम, मैंने सरकार का डायरेक्टली बोलना है कि ऐसे तो वो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास में आता है, लेकिन वो गरीबी मान लेते सरकार। क्योंकि टैक्स तो अल्टीमेटली है ही नहीं, तो गरीबी मानेंगे और क्या मानेंगे? सर आप गरीब बोल रहे हो। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकार अल्टीमेटली घुमा के यही तो बोलना चाहता है। न्यू स्कीम में सरकार ने और एक अच्छा बोला
कि अगर आप न्यू स्कीम में हो 7 लाख ना, एज पर 115 PSE अगर आप न्यू स्कीम में टैक्स पे करते हो, अगर आपका इनकम 7 लाख क्रॉस नहीं करता तो आपको 25,000 तक का रिबेट मिलता है। ठीक है, अगर आप न्यू स्कीम में रिटर्न फाइल करते हो तो इस केस में 7 लाख तक। अगर यहाँ पर एक और चीज बोला गया है, ये चीज आपको मैं कैलकुलेशन जब मिलेगा दिखा दूंगा। अगर 7 लाख से ज्यादा आपका इनकम क्रॉस कर जाए एंड इनकम टैक्स पेबल ऑन सच इनकम एक्सीड्स द अमाउंट बाय व्हिच टोटल इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, द रिबेट वुड बी एज फॉलोज। माने टोटल इनकम जितना होगा वहां से 7 लाख को माइनस करना पड़ता है, फिर आपको वहां पर इनकम टैक्स पेबल कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर ये बी अमाउंट ए अमाउंट से ज्यादा निकलता है, ठीक है, अगर ये बी अमाउंट ए अमाउंट से ज्यादा निकलते हैं, कि बी ग्रेटर देन ए, तो रिबेट कितना मिलेगा? बी से ए का जो डिफरेंस होगा वो रिबेट मिलता है। माने 7 लाख क्रॉस करने के बाद भी रिबेट मिल सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक्सेप्शनल पॉइंट्स। नॉर्मली डज नॉट एक्सीड 7 लाख, डज नॉट एक्सीड 7 लाख, माने अप टू 7 लाख तक न्यू स्कीम में कोई रिबेट, माने रिबेट है अप टू 7 लाख तक 25,000 का रिबेट है। तो अगर अप टू 7 लाख तक रिबेट है तो 7 लाख के ऊपर रिबेट नहीं है, नहीं है ना मतलब। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल पॉइंट्स दिया है, बोलता है कि अगर आपका इनकम 7 लाख क्रॉस करता है, तो मानो 7 लाख क्रॉस करेगा, से फॉर एग्जांपल 7.5 लाख या 7,20,000 समथिंग कुछ जाता है। अब तुम कैलकुलेट करके देख लो कि 7,20,000 से 7 लाख माइनस करो, टोटल इनकम से 7 लाख माइनस करो, तो ये आपका स्टेप ए होगा। फिर आप ना इनकम टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कैलकुलेट करो, यानी 7,20,000 जितना आपका इनकम हो रहा है उसका आप लोग इनकम टैक्स एज पर रेट कैलकुलेट करो। माने अप टू 3 लाख नहीं, 3 लाख से 6 लाख, 5%, 6 to 9 लाख, कितना नहीं न्यू में बोल रहा है, 5%, 10%, 5, 10, 15 ऐसा करके जाता है। तो ऐसा करके आप स्लैब वाइज 7,20,000 तक कैलकुलेट करो। अगर बी पॉइंट ए पॉइंट से ज्यादा आता है तो बी से ए को माइनस करने में जो वैल्यू आएगा उतना रिबेट आपको मिल सकता है, इफ योर इनकम एक्सीड 7 लाख। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो मिलता है, लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक्सेप्शनल एक पॉइंट है। कोई पूछे 87A में लिमिट क्या है? 7 लाख, यही मतलब है उसका। लेकिन ये एक सब सिचुएशन से अगर आपका ये कंडीशन फुलफिल होता है तो रिबेट में बी से ए को माइनस करके जो आएगा रिबेट दे देना। ये कब देना है? जब 7 लाख से इनकम ज्यादा होता है तब, और इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। बात माथा में क्या? बाकी जब ऐसा सिचुएशन आएगा, अगर मुझे भी क्वेश्चन मिलता है मैं दिखाता हूँ बाद में। तो ये इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या स्टेप आ गया सर? साढ़े चार्ज का भी एक एरिया आता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये स्टेप 10 में हम लोग थे, जहां पर हम लोग साढ़े चार्ज एंड रिबेट के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद और भी 5 स्टेप्स आता है। ठीक है, साढ़े चार्ज एंड रिबेट, रिबेट मिलता है अगर आपका इनकम 5 लाख हो, 7 लाख हो, और 7 लाख से ज्यादा के केस में अगर ये कंडीशन को जो अभी समझाया। ठीक है ना। साढ़े चार्ज कब दिया जाता है? जब आपका इनकम 50 लाख क्रॉस करे। क्या क्रॉस करें? 50 लाख क्रॉस करें। जैसे कि अच्छा यहाँ पर देखो, इन केस ऑफ एनएससी पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स। डिफॉल्ट माने न्यू, डिफॉल्ट माने न्यू, 115 बीएसई। अगर आप 115 बीएसई में हो तो आपको सरचार्ज देना पड़ता है। लेकिन 115 बीएसई का सरचार्ज और ओल्ड स्कीम माने जो पुराना स्कीम चल रहा है उसका सरचार्ज रेट में डिफरेंस है। सर कितना डिफरेंस है? मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ, एक बार रिकॉल कर। काफी लोग बेसिक्स जब पढ़े थे तो उनको उस टाइम पे बोला गया था, लेकिन अभी क्योंकि मैं टोटल इनकम का स्टेप समझा रहा हूँ तो एक बार रिकॉल भी करके चल रहा हूँ, ताकि एक रिवाइज भी होता रहेगा और दिमाग में वो चीज बैठता जाएगा। तो पहले मैं न्यू स्कीम को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ओल्ड को बताऊंगा, उसके बाद स्टेप 11, 12 को एक बार रिपीट करके फिर मैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के क्वेश्चन आंसर पे बात करता हूँ। आप लोग समझ रहे हो ना हम लोग किस सिस्टम से पढ़ रहे हैं? मैंने अल्टीमेटली टोटल इनकम पढ़ाते पढ़ाते
मैं जो जो पॉइंट सामने आ रहा है उसके थ्रू से एक बार इनकम टैक्स को टोटल में समझा रहा हूँ, ताकि आगे जाके तब जब आप लोग इनकम टैक्स को एकदम बेसिक से जो लोग फिर से पढ़ेगा उनको ये दिक्कत नहीं होगा कि आखिर जाना कहाँ है, क्योंकि वो पहले से ही समझ रहा है कि यही एक्चुअली लास्ट काम है। लेकिन जब हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं ना, इतना पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं, एंड तक पहुंचते पहुंचते समय लग जाता है, तो आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता चल क्या रहा है भाई। मैंने मानो 3 महीना क्लास हो गया, 2-3 चैप्टर हुआ है, सपोज रेसिडेंशियल स्टेटस हुआ है, बेसिक्स कुछ बात हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी सैलरी हुआ है, लेकिन मैं देखा हूं कि इससे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात होता ही नहीं है कि सर ठीक है समझ तो गए, लेकिन इससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे हो जाएगा, इससे इनकम टैक्स का कैलकुलेशंस कैसे हम लोग कर लेंगे, कोई अगर मेरे को आके बोलता है इनकम टैक्स में क्या करना है हमको क्या बता देंगे उसको, ये दिमाग क्लियर नहीं। और जब तक वो सारा चैप्टर कवर नहीं कर लेता और टोटल इनकम के बारे में आइडिया नहीं ले लेता, तब तक ये बात उसका मिसिंग ही रहेगा, क्योंकि एक एक चैप्टर अपने आप में ही बहुत वास्ट है, इसलिए समय लग जाता है। इसे प्रॉपरली देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1 ईयर देना पड़ता है डिटेल्स में, तब जाके इनकम टैक्स एक्चुअल में माथा में घुसता है। मैंने एकदम थॉरो रेगुलर स्टडी करने से ऑलमोस्ट 1 ईयर लग जाता है। फिर कोई अगर थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हैं 6 महीने में भी पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इन दैट केस आपको और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना? देखो कोई भी चीज पढ़ लिया हो गया ऐसा तो नहीं होता, सिर्फ पेन का दाग लग जाने से कोई चीज हो नहीं जाता। जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना, आजकल तो हाइलाइटर हो गया है, हम लोग के टाइम पे इतना हाइलाइटर कॉन्सेप्ट था नहीं बचपन में, तो हम लोग ऐसे पेंसिल से या पेन से ऐसे ऐसे करके अंडरलाइन करते थे, और बाद में जब वो किताब खोलते थे अगर देखते थे कि उसमें अंडरलाइन किया हुआ है तो ऐसा एक पॉजिटिव फीलिंग आता था ये तो मेरा हो चुका है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में अगर वहां से क्वेश्चन पूछा जाए एक भी जवाब देने में नाकाम होते थे। तो फिर ये देखो इंसान ना अपने आप को कभी कभी, कुछ कुछ लोग होते हैं या फिर 90% लोग ऐसे ही होते हैं, 10% लोग ऐसे नहीं होते, इंसान अपने आप को बोका करना चाहता है। हाँ, क्या क्या सांत्वना दे, हाँ ठीक है, इंसान अपने आप को बोका बना के रखना चाहता है कि वो बोलना चाहते हैं कि सब ठीक है, और उसमें उसको काफी एक कम से कम अगला 2-3 महीना एक हैप्पी फेज निकल जाता है। उसके बाद क्या होगा वो तब देखा जाएगा, लेकिन तब वो झेल नहीं पाता, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन कभी कभी डिप्रेशन में बदलते हैं, और फिर तो लेवल अलग, फिर तो और ट्रैक में वापस कभी नहीं आते, ऐसा भी देखा जाता है। ट्रैक बोल के कुछ था, कौन सा ट्रैक, किसका ट्रैक, क्या करते थे सब भूल गए। नहीं होगा, इससे नहीं होगा पढ़ाई, ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ काम पकड़ ले भाई, कर ले। लड़का है अगर कुछ तो कमा के खाएगा, लड़की लोग 2-4 दिन देखेगा, आए चल शादी दे देते इसका, जनरली। मतलब मैं आपको एक अलग टाइप में बात किया, लेकिन समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब बस लाल लाल दाग है या नील नील दाग है मेरा हो गया, ये सब गलत फहमी है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है अगर कोई चीज मैंने पढ़ लिया और अगर वो चीज मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ अंदर से, जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, जैसे मानो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब बात ज्यादा करना नहीं चाहिए बट फिर भी क्या है ना मैं बोल देता हूँ। जैसे खाना खाते हैं, खाना खा के जब वो बचता है तो जाके नेक्स्ट वाला, फिर इस तरह से जाते हैं ना। मानो कोई भी चीज खा रहे हो, अगर पेट भरा हुआ है कितना खा पाओ, ज्यादा तो नहीं जा पाएगा ना। इसका मतलब है खा रहे हैं, हजम कर रहे हैं, मैंने डाइजेशन हो रहा है, फिर जाके और खाना खा। पढ़ाई भी कुछ उसी तरह से होना चाहिए ना, ये दिमाग को, दिमाग का खाना है ये, फूड फॉर ब्रेन, तुम दिमाग में दे रहे हो, फिर उसको हजम करो ना, उसके बाद नेक्स्ट वाला लो। लेकिन तुम अगर कभी ऐसा करोगे कि कभी कुछ देखे ही नहीं, एक ही बार में सब पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, अरे भाई ब्रेन को दो, ब्रेन को भी तो कुछ हजम दो, नहीं तो वो आगे वाला चीज डाइजेस्ट कैसे करेगा। तब बोलते हैं, माथा हैंग हो गया भाई, माथा हैंग हो गया। अरे माथा हैंग नहीं हुआ, वो डाइजेशन नहीं हुआ, मैंने ब्रेन को डाइजेस्ट नहीं किया, यही है ना लॉजिक। गलत तो नहीं समझा रहे, देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना बेसिक सेंस कर कि ब्रेन का अपना कैपेसिटी होता है, पेट का भी अपना कैपेसिटी होता है,
ठीक है, बंगाली में एक कहावत है, कुकुरेर पेटे घी हो जाओ। ठीक है, कुत्तों के पेट में घी पचता नहीं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कुकुरेर पेटे घी हो जाओ। तो मेरे घर में, मेरा अभी पेट पहले से ठीक है। पहले 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 क्या था, मेरे घर में कुछ भी आइटम बनता था तो स्पेशली बहन जो है मेरा, वो थोड़ा सा आइटम बनाना पसंद करता था जब मैं ज्यादातर घर पे रहता था। तो वो आइटम बनाने के बाद मैं खाता था और मेरा तबीयत खराब होता था, तो वो गुस्से में ये वाला वर्ड बोलता था। मैंने अल्टीमेटली बनाया और मेरा हजम नहीं हुआ, तो बेसिकली मेरा पेट का कैपेसिटी बहुत खराब था। आजकल पहले से काफी बेहतर हुआ। तो सिमिलरली ब्रेन का भी कुछ कैपेसिटी होता होगा, समझे सर? कुछ लोगों का ऐसा दिमाग में होता है, नहीं नहीं वो मैं कर लूंगा देख लूंगा। अरे वो कर लूंगा देख लूंगा सिर्फ अपने आप को बोका बनाने के लिए है। वो खुद को ही बोका बनाते हैं। वो सोचता है माँ पापा को बना रहे हैं, है ना, टीचर को बना रहे हैं, नहीं वो खुद को बोका बनाते हैं। कहां तक जाओगे, जाओ, देखो कहां तक पहुंच पाते हो। सर आप इतना सही बात क्यों बोलते हो, मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता है। सही यही तो बात है लोगों, सर। ये लोगों को पसंद नहीं आता, रियलिटी लोगों को पसंद नहीं आता। लोगों को बस एकदम, वो एकदम दिखाओ ना, जैसे वो जापान में चेरी ब्लॉसम होता है ना, लोगों को हमेशा वही दिखता है, जैसे कि हमेशा एकदम चेरी ब्लॉसम चल रहा है। ठीक है, हाँ, कलर कलर सब अच्छा अच्छा बात दिखाएगा। गर्मी गिरता ही नहीं है, ठीक है, बारिश होता ही नहीं है, हमेशा एकदम ठंडा। And the total income including dividend income and capital gain chargeable to tax। अच्छा देखो यहाँ पर 111, 112, 112 ये सब कैपिटल गेन का है। ठीक है, डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन का मिला के वैसे टोटल इनकम इंक्लूडिंग दिस काइंड ऑफ इनकम, कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम ग्रेटर देन 50 लाख पर लेस देन 1 करोड़, 10% चार्जेस दे देना। चार्जेस क्या होता है? एक्स्ट्रा टैक्स। सर एक्स्ट्रा टैक्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप एक्स्ट्रा कमाते हो। हमारे देश में जो टैक्स सिस्टम चलता है इसको प्रोग्रेसिव सिस्टम बोलते हैं। एक तरह का होता है प्रोग्रेसिव, एक होता है रिग्रेसिव। नहीं, जीएसटी रिग्रेसिव है। क्यों? सर आपको सेम देना पड़ता है। हाँ, सही बात है, सबको सेम देना पड़ता है। ज्यादा कमाओ कम कमाओ फर्क नहीं पड़ता। भिखारी भी देता है, मैंने मानो अंबानी को मैगी खाने का मन हुआ तो वो भी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी प्रोडक्ट का प्राइस देता है। और मानो अंबानी या रोड साइड में पड़ा हुआ कोई भिखारी, वो उसको भी मैगी खाने का मन हुआ, उसके लिए भी सेम प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया रिग्रेसिव सिस्टम। वेरी गुड, सुनो। और प्रोग्रेसिव सिस्टम जैसे कि इनकम टैक्स, ज्यादा कमाओगे ज्यादा दोगे, कम कमाओगे कम दोगे। ठीक है, इंडिया में ऐसा ही चलता है। बाकी और कंट्री हो सकता है कुछ, आप पता लगा लो। जैसे उसने आज पता लगा कि फिनलैंड में एग्जाम नहीं होता है, चल जाओ। हाँ हाँ, हैप्पीएस्ट कंट्री भी है, पढ़ाई नहीं होता है इसलिए, एग्जाम नहीं होता है इसलिए। सब लड़के लोग, आप लोग चल जाओ से। हमारे आसपास में हैप्पीएस्ट कंट्री आई थिंक भूटान है। मैंने सब कॉन्टिनेंट में हैप्पीएस्ट कंट्री भूटान है। भूटान के लोग काफी हैप्पी हैप्पी रहते हैं, लेकिन उनका कुछ रूल्स भी है, और रूल्स फॉलो करने से इंडिया भी हैप्पी हो जाएगा। कुछ गजब रूल्स बना के रखा है सर, वो सब रूल बना दो, इंडिया भी हैप्पी हो जाएगा। सबसे पहले तो सेकुलर वर्ड हटा दो कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर देखो इंडिया हैप्पी होता है कि नहीं। हटा दो सेकुलर वर्ड। एक्चुअली क्या है ना, हाँ, कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता, जरूरत पड़ने से चेंज हो सकता है। ऑब्वियसली कॉन्ट्रोवर्शियल बोला मैंने, बट नहीं है। मुस्लिम कंट्री मुस्लिम होके भी तो शांति नहीं है उन लोगों का। इनका मानना है कि सब मुस्लिम हो जाएंगे तो शांति आ जाएगा। सब मुस्लिम वो निकाल ही लेगा। नहीं, एक्चुअली मैं जिस एंगल से बोला शायद आप लोग बात को समझ नहीं पाए। सेकुलर वर्ड का मतलब गलत तरीके से लिया जाता है। धर्म निरपेक्ष
और धर्म ना मानना, दोनों में अंतर होता है। लोगों ने धर्मनिरपेक्ष का मतलब रखा कि मेरा कोई धर्म ही नहीं है, लोग ऐसे ऐसा मानने लगा आजकल। और धार्मिक होना वो अलग चीज होता है। जैसे सो कॉल्ड हिंदू धर्मनिरपेक्ष का शब्द का सबसे गलत मतलब निकाला है। मुस्लिम अपना धर्म निभाते हैं, क्रिश्चियन भी कहीं ना कहीं मैं देखता हूं करता है, या जो भी बाकी लोग हैं। हिंदू लोगों में ही गड़बड़ है। ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब निकाला, जिसको हम लोग सो कॉल्ड लिबरल डैश बोलते हैं। और डैश क्या है छोड़ दो, उसमें मैं एक गाली जोड़ता हूँ। ठीक है, ठीक है, सो कॉल्ड लिबरल डैश, हाँ तो समझ गया। ठीक है, ये जो लिबरल डैश है ना, इनको दिक्कत है। ये लोग क्या किया, सेकुलरिज्म का मतलब करके ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग धर्म ही नहीं माने, जिसके कारण इंडियन कल्चर और ज्यादा डिटोरिएट हुआ। क्योंकि यही तो मेजोरिटी में 80% में से 30-40% लोग लिबरल डैश है। और ये लिबरल डैश के कारण देश का जो एक्चुअल कल्चर है वो डिटोरिएट हुआ है। मुझे धर्मनिरपेक्ष इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मुझे देश को हिंदू देश बनाना है। मुझे मैंने धार्मिक कंट्री इसलिए चाहिए क्योंकि देश का जो ओरिजिनल धर्म है वो बरकरार होना चाहिए। मुझे ना तो इस्लाम क्रिश्चियन को यहाँ से मिटाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं मिटेगा, इंडिया से कभी नहीं मिटेगा। इंडिया सेकुलर इसलिए है क्योंकि इंडिया का हिंदू सेकुलर है। ये बात जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है। हिंदू सेकुलर बोल के ही, एक्चुअली हिंदू कॉन्सेप्ट जो है यहाँ का, ये अपने आप में ही सेकुलर है। इसलिए बाकी लोग देखो ना, मार काट के फेंकता है, यहाँ पर देखो ना कहाँ कौन किसी को मार रहा है। मारपीट तो राजनीति में होता है सर। हिंदू सेकुलर बोल के ही सिचुएशंस ऐसा है। मैं बोलता हूं कि हिंदू अपना धर्म निभाए, सेकुलरिज्म अपने आप इसके अंदर है। लेकिन इसलिए ये वर्ड थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट ये सेकुलर शब्द का मतलब शायद आप लोगों को मैं समझा नहीं पा रहा हूं। मैंने लोगों को ऐसा समझा कि धर्मनिरपेक्ष नहीं, मैं देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है, हम धर्म माने ना माने। अरे भाई, तुम धर्म से डिटोरिएट हो रहे हो, तुम कल्चर से हट रहे हो, तुम सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हो। सबसे बड़ा चीज न्याय अन्याय का डिफरेंस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं है। ये जितना भी कोर्ट केस के थ्रू से, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू से, हाई कोर्ट के थ्रू से ये जो गलत गलत काम हो रहा है, दिल्ली कांड, कोलकाता कांड, जितना भी कांड हो रहा है, आपको क्या लगता है रूल बना के इसको तुम बंद कर दोगे? कभी नहीं कर सकते सर, लिख के रख लो, कभी नहीं कर सकते जब तक कल्चरल वैल्यूज पे आप इस चीज को पुट नहीं करते। और कल्चरल वैल्यूज धार्मिक प्रैक्टिस से आता है। लिख के रख लो, झंडा उठा के चल लो, मोमबत्ती का कैंडल लाइट कर लो, लिख के रख लो। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर 10 साल बाद मिलेंगे फिर बात कर, इतना जल्दी तो कुछ चेंज होगा नहीं। इसलिए मेरा कहना है कि एक धार्मिक कॉन्सेप्ट में देश को बांधना जरूरी है, और वो सब एजुकेशन देना जरूरी है। सही गलत क्या होता है आपको बता दो। ये सब जितना जो रेप कांड होता है ना, हमारे देश में पुराने दिन में ब्रह्मचर्य का एक पाठ दिया जाता था। 12 साल के एज से 18 साल के एज तक, या 22-24 साल के एज तक, उसमें ना जिंदगी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, या फिर अपने वो सब फालतू इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसका सीख दिया जाता है। तो जो बच्चा 12 साल से लेके 24 साल के एज तक कंट्रोल करना सीखेगा, वो आगे जाके अच्छा इंसान बन ही जाएगा। इसलिए बोला मैं, ये सब अंदर का बात है, लेकिन लोग कहाँ समझता है। ओपन छोड़ दोगे, फ्री कंट्री है, अरे फ्री क्या, अमेरिका का तो कॉन्सेप्ट अलग है ना सर। वो फ्री के नाम पे क्या करते हैं, यू ऑल नो दैट। क्या तुम ऐसा फ्री चाहते हो तो बनाओ फ्री, कोई दिक्कत नहीं। जो चाहोगे वही बनेगा। फ्री का मतलब अमेरिका में जैसा है, ठीक है, वो तो हम सबको ही जानते हैं। तुम हम सब, लेकिन फिर इंडियन लोग ऐसे नहीं समझ पाएगा। मैंने अमेरिकन कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएगा ना, वो भी गड़बड़। ये कल एक्चुअली डॉक्टर के साथ मिनिस्टर का कल मीटिंग हुआ है, सीएम का, कल लाइव टेलीकास्ट हुआ है। तो डॉक्टर लोग, ये जो जूनियर डॉक्टर लोग, स्टूडेंट लोग हैं ना, ये लोग सिर्फ एक ही बात सीएम के सामने रख रहा था, मैं सुना उसको, रख के बस इतना सा बोला कि मैम, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, सीएम को बोल रहा है एक लड़का क्या साहस के साथ, सीएम तो किसी का बात ही नहीं सुन रहा है, तुम वीडियो देखना, उसका नाम है अनिकेत महातो। क्या गजब का लड़का है, मैंने हेड्स ऑफ टू हिम, प्रणाम करने का मन कर रहा है कि एक सीएम जिसको सब डरता है, ठीक है, वो उसके इंटरप्ट करके ममता बनर्जी को
कि मैम मैं इंटरप्ट करूंगा, मेरा बात आप सुनिए, ऐसा करके ओपन वीडियो पे लाइव पे चल रहा है, सीएम को चुप करा रहा है। वो बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया, उसका रिक्वेस्ट क्या जानते हो? कि बोलते हैं सभी कोई डॉक्टर का एग्जाम पास करके, गेट एग्जाम पास करके कॉलेज कैंपस में आते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आगे जाके खराब हो जाते हैं। और एक्चुअली क्या हुआ है, इनका मेन प्रॉब्लम पूरा मैं कल उनका मीटिंग में वो 1 मिनट के बाद में समझ गया कि एक्चुअल अंदर का बात क्या है। कि कुछ स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकली बैकिंग वाला है, वो लोग कॉलेज कैंपस के अंदर अपना मर्जी करते हैं, और उस मर्जी में एक ये भी मर्जी है कि लड़की लोगों को अपने मर्जी से कंट्रोल करना। वो जो बोलेगा उनके साथ वो करना पड़ेगा, जो नहीं करेगा उनके साथ बदतमीजी करेगा। तो ये जो लड़का है अनिकेत, ये बेसिकली ये लोग यही बोल रहे हैं स्टूडेंट्स लोग कि कॉलेज कैंपस में इतना पावर स्टूडेंट्स के अंदर कहां से आता है। ममता दीदी इन लोगों को अच्छा अच्छा बात कर रहा है, नहीं आप लोग भाईचारा बना के रखो, बंगाली में समझा रहे हैं, ठीक है, आप लोग भाई बहन के जैसा रहते हो, ऐसा क्यों। तो ये लड़का लोग बोल रहे हैं कि मैम इतना बड़ा कांड हो गया, हम लोगों का बोलने का कोई जगह नहीं है, हम कहाँ बोले, किसको बोले, कोई सुनता नहीं है। आज आप कमेटी बना दोगे, उस कमेटी कैसे चलेगा, उस कमेटी में जाके बोलने से कुछ काम होगा नहीं होगा। हमें बस इतना जगह दो कि एक स्टूडेंट ज्वाइन करता है कॉलेज में, फिर दो चार साल में वो कॉलेज कैंपस का एक नोटरियस क्रिमिनल बन जाता है, और वो लड़की लोगों को अपने मन पसंद के हिसाब से कंट्रोल करता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी सपोर्ट करता है, किसी किसी केस में कोई कोई गंदा प्रिंसिपल भी सपोर्ट करता है। ये बंद करने के लिए हम मीटिंग के लिए आए हैं, आप लोगों का भाषण सुनना नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है इनका। इतना जगह बर्बाद हो चुका है। ये स्टूडेंट डिमांड है। इतना दिन से इतना कुछ सुना मैं, तो मेरे को तो लगा क्या क्या है, लेकिन कल मुझे पता चला कि एक्चुअल केस क्या है। फिर 47 स्टूडेंट्स को कॉलेज कैंपस से रिजाइन, मैंने क्या बोलते हैं इसको, सस्पेंड किया गया। लेकिन इन लोगों को सस्पेंड किया बोल के ये लोग कॉलेज कैंपस में जाके प्रिंसिपल का गेट को लॉक कर दे रहे रूम को। ये 47 सस्पेंडेड स्टूडेंट्स। तो ममता दीदी बोलते कि इनको सस्पेंड करने का राइट आप लोगों को नहीं है, मैंने ये जो स्टूडेंट काउंसिल अभी बना है इनको नहीं, क्योंकि ये जो 47 स्टूडेंट्स है दे आर बेसिकली पॉलिटिकली बैकिंग, और ये लोग एग्जाम भी पास किया है पैसा देके गारंटी। अब इसका प्रमाण करने जाएगा तो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट आता है। ये है खेल। समझ में आ रहा है आपको? मैं इसलिए बोलता हूं कि लोग लोग एक्चुअली अभी इंसान नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ सेकुलरिज्म का जो डंका है, इसको सो कॉल्ड हिंदू लोग ही बर्बाद किए हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ सेकुलरिज्म हटा। वैसे वैसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, अंडरस्टैंड, मुझे सेकुलरिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आप लोग समझ सकते हो, मैं काफी सेकुलर इंसान, मुझे किसी का धर्म से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये हिंदू लोगों के कारण ही, ये हिंदू लोग जो अपना हिंदुत्व तो खोया है ना, यही दिक्कत है। सनातन सनातन बोलने से थोड़ी होता है, जय श्री राम चिल्लाने से थोड़ी हो जाता है। कल्चर कहाँ गया? दुनिया के सामने क्या ही बन रहा है हम लोगों का, इसलिए बोल दिया सर। आप लोग गलत मत ले नहीं सर, आप क्या चाहते हो हिंदू कंट्री में, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, कभी बनेगा नहीं सर, इंडिया कभी ऐसा नहीं बनेगा, आपको मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं बनेगा। बट बस यहाँ का, इस देश का जो कल्चर है वो सही हो जाए, सही ये करो। और कल्चर क्या है, वी ऑल नो दैट। तुम पुराना कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ो, तुमको समझ में आ जाएगा। वेद पढ़ो, वेदांत पढ़ो, तुमको उसका सार समझ में आ जाएगा। सीरियसली बोल रहे हैं, पूरा समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है। बस पढ़ने से क्या जाए, पढ़ने थोड़ी ना तुम्हारा धर्म कन्वर्ट हो जाएगा, पढ़ो ना। कुछ पढ़ता नहीं है, समझता भी नहीं है। और माँ माँ बाप माने पेरेंट्स को रहेगा तब ना बच्चों को मिलेगा, पेरेंट्स को ही तो कुछ नहीं पता। अच्छा, अब कमाते जाओ और सरचार्ज देते जाओ, 50 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो एक्स्ट्रा टैक्स। ठीक है, समझ गए सर, प्रोग्रेसिव सिस्टम समझ गए हम। अच्छा, इधर सेम टू सेम, अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है पर 2 करोड़ से कम है, बाकी वही डिविडेंड इनकम है, इसको इंक्लूड करके 15% सरचार्ज।
अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है, 25% सरचार्ज। अच्छा, रेट ऑफ सरचार्ज ऑन द इनकम टैक्स पेबल ऑन द पोर्शन ऑफ डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन चार्जेबल टू इंक्लूडेड। अच्छा, यहाँ पर बोला है कि रेट ऑफ सरचार्ज ऑन द इनकम टैक्स पेबल ऑन द पोर्शन ऑफ डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 111 में वो कैपिटल गेन का जितना सारा है इंक्लूडिंग टोटल इनकम। अगर ये ओवरऑल 2 करोड़ के अंदर आता है, द रेट ऑफ सरचार्ज ऑन द इनकम टैक्स पेबल ऑन द पोर्शन ऑफ डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन एटसेट्रा इंक्लूडिंग टोटल इनकम है तो नॉट एक्सीडिंग 15%। और नॉर्मली 2 करोड़ के ऊपर 25% जा रहा था, बट अगर आपका ये कंडीशन फुलफिल होता है तो 15 से ज्यादा सरचार्ज आपके नहीं लगे। और फाइनली और एक पॉइंट बोला है, बट टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन ग्रेटर देन 2 करोड़ इन केस नॉट कवर्ड अंडर केस 3, माने अगर ये केस 3 में कवर नहीं हुआ है तो 15%। तो अगर तुम देखोगे कि न्यू स्कीम में जो पूरा का पूरा डिविडेंड सरचार्ज का परसेंटेज है मैक्सिमम 25%, मैक्सिमम 25%। और मोटा मोटी 2 करोड़ के अबव जाने से 25% लगता है। ये न्यू स्कीम अपडेट दिख रहा है सर, अपडेट दिखा रहा है क्या? ठीक है, शिफ्ट आउट हो जाओ डिफॉल्ट से। कहां से? डिफॉल्ट से शिफ्ट आउट हो जाओ, माने 115 बीएससी की जगह पुराना वाला यूज करो। सेम टू सेम 50 लाख के नीचे, 1 करोड़ के नीचे 50 लाख के ऊपर 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15, 2 करोड़ से ऊपर पर 5 करोड़ से नीचे 25। अच्छा, अगर इंक्लूडिंग एवरीथिंग अगर हो ना 2 करोड़ जो है तो वो 15% से ज्यादा इस केस में भी नहीं होगा। अच्छा, अगर 5 करोड़ के अबव चले जाओगे तो 37%। लेकिन अगर रेट ऑफ सरचार्ज ऑन द इनकम टैक्स पेबल ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग अगर फुलफिल होता है तो 15% से ज्यादा नहीं करेंगे। और जहां पर डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन सेम टू सेम मोर देन 2 करोड़ है पर इस 3 और 4 में कवर नहीं है, ऐसा सिचुएशन है तो 15% मैक्सिमम लगेगा। हाईएस्ट रेट लग गया सर 37%, 37% ओल्ड स्कीम का हाईएस्ट सरचार्ज रेट। तो इतना आप समझ गए कि अगर आप ज्यादा कमाओगे, 50 लाख से ज्यादा कमाओगे तो हमारे देश में नियम है कि आपको ज्यादा टैक्स देना। समझ में आप? तो ये सरचार्ज और रिबेट का बेसिक एक आइडिया है। बाकी जब वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन होएगा उसके ऊपर बेस करके आपको और प्रैक्टिस। फिर स्टेप 11 तो बहुत पॉपुलर है, हेल्थ एंड एजुकेशन से बार बार देना पड़ता है, हर क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा। एक इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है स्टेप 12 में, इसमें एक्चुअली और 3 स्टेप बाकी रह गया ना, 12, 13, 14 और 15। फिर 12 जो है ये एएमटी में बात करता है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। बहुत इंटरेस्टिंग एंड खतरनाक चीज है, समझाता हूं। और एक चीज है सर 13 में, 13 कहां गया रे? 13 जो है, 13 में बस ये देखना पड़ता है कि एग्जामिन वेदर टू पे टैक्स डिफॉल्ट में देना है कि रेगुलर में देना है। मैंने 115 बीएससी में टैक्स फाइल करना है कि ओल्ड सिस्टम में टैक्स फाइल करना है, ये स्टेप 13 में बोला गया है। स्टेप 14 जो है ये बेसिकली हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर होएगा, टीडीएस, एडवांस टैक्स एंड टीसीएस। ये तीनों एडवांस टैक्स है, टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स तीनों ही एडवांस टैक्स है। अगर आप पहले एक बार दे देते हो तो बाद में ये एडजस्ट हो जाएगा फाइनल इनकम टैक्स पे करने के टाइम। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से जैसे स्टेप 14 कंप्लीट होगा फिर लास्ट में आ जाता है टैक्स पेबल या टैक्स रिफंडेबल। सर टैक्स पेबल माने आपको देना है और रिफंडेबल माने अगर आपने पहले एडवांस में ज्यादा दे दिया तो सरकार आपको वापस कर, ठीक है, कभी कभी विथ इंटरेस्ट भी वापस। और सारा टैक्स पेबल आपको मल्टीपल ऑफ 10 के हिसाब से राउंड ऑफ करना पड़ता है।
तो ये है 15 स्टेप्स। अब चलो मैं यहाँ पर एक पॉइंट पे आके रुका था, इस पॉइंट पे एएमटी में रुका था ना थोड़ा सा, भाई खतरनाक चीज बोला। सर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आज ले लो, ऑनलाइन में थोड़ा पूछते हैं। ये तुम लोग कनेक्टेड हो रहे, और जो अभिजीत, दर्श, नील, प्रिया, साथी बोझा যাচ্ছে तो अरे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंटेन्स प्रॉफिट लिंक्ड एंड इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शंस। क्या देता है? प्रॉफिट लिंक्ड एंड इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन। थोड़ा समय देना इसमें, हाँ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। सिंपल एक लाइन में बोल सकता हूँ, कई बार क्या होता है डिडक्शंस लेते लेते टैक्स लाइबिलिटी जीरो हो जाता है। अब कुछ लोग बहुत बुद्धिमान है या फिर उनका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, तो वो जीरो टैक्स के हिसाब से उनका टैक्स लाइबिलिटी बन जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम में सरकार ने ही नियम बनाया डिडक्शंस लेके टैक्स लाइबिलिटी को कम करना। लेकिन अगर मानो हर कोई इसका बेनिफिट लेने लगे और सरकार के घर में टैक्स जमा ना हो, तो ये दुबई तो नहीं है ना, देश को तो दिक्कत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं सर? भारत और दुबई में एक फर्क क्या है जानते हो? दुबई के पास एक ऐसा एसेट है तेल, जो मॉडर्न डे में बहुत ही वैल्यूएबल एक एसेट है, जिसके लिए लोग पागल है, जिसके कारण दुबई आज दुनिया भर में इतना, दुबई या मिडिल ईस्ट का जो भी कंट्रीज आज रीच हुआ है तेल के कारण। सर तेल का यूज तो ज्यादा पुराना नहीं है, 1930 ऐसा है, 70-80 साल पहले या 90 साल पहले तेल मिला था। तेल पहले भी था बट उसका यूज नहीं था, तो उनको इतना डिमांड हो गया है कि आज उनको टैक्स अगर वो अपने लोकल से ना भी ले तो भी चलता है। बट भारत एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। भारत के लोगों का एक फायदा एक है कि जब बाकी दुनिया खाने के लिए तरसेगा, इंडिया को खाने के लिए नहीं तरसना पड़ता है। यहाँ का वेदर एंड यहाँ का मिट्टी इतना फर्टाइल है कि हर किसी को खाना खिला सकता है, भूखमरी कभी नहीं आएगा अगर कुछ कुदरती चेंजेस ना हो तो कहीं ना कहीं ऐसा मत समझो कि दुबई सब कुछ है। दुबई के पास खाना नहीं है सर। तेल जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन दुबई खत्म हो जाएगा, मेरा डाउन द लाइन 100 years में भी। इसीलिए दुबई अपना इनकम सोर्स को चेंज कर दिया, तेल ओरिएंटेड नहीं रखा, टूरिस्ट ओरिएंटेड कर दिया, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड कर दिया, फाइनेंशियल हब बना दिया दुबई को। जो कमाया उसको रोल करके कमा लेगा। इस्लाम में इंटरेस्ट इजाजत नहीं है, सूद हराम होता है, लेकिन दुबई तो उसी कॉन्सेप्ट में अल्टीमेटली शिफ्ट होने पड़ा उसको। फिर से कंट्रोवर्शियल बात कर दिया आपने। सीरियसली इस्लामिक लॉ में लिखा है कि सूद हराम है। तो फिर दुबई अगर इन्वेस्टमेंट हब बनाए तो इन्वेस्टमेंट के बदले तो अल्टीमेटली सूद ही होता है। लेकिन हाँ वो लोग लोन नहीं देगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉफिट लेगा, इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं करेगा। देयर इज अ कोर्स इन इंटरनेशनल लेवल इस्लामिक फाइनेंस, चाहो तो आगे जाके पढ़ सकते हो अगर आपको इस्लामिक देश में जाके काम करना है। ठीक है, तो आप इस्लामिक फाइनेंस थोड़ा जान के जाओ, सेम कॉन्सेप्ट है, बस उसमें थोड़ा इस्लाम जानना पड़ेगा। मैंने शब्द यूज नहीं करना। हाँ? मैंने क्या बोलेगा सर, अब जो है वो बोल रहा हूँ मैं, बना के तो नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे इस्लाम में एक बहुत अच्छा चीज है बहुत, और वो लोग फॉलो भी करता है, मैं देखा हूँ। जैसे अल्कोहल हराम होता है, ठीक है, काफी लोग फॉलो करता है। जो सच्चा मुस्लिम है, मेरा काफी दोस्त है सर, ठीक है, उनके साथ में मैंने बचपन से एक साथ, मैं पीजी में जब मैं रहता था एक साथ सोता था खाता था। ऐसा बात नहीं है, आप लोग मेरा बात सुन के ऐसा मत समझना कि मैं बस गलत चीज को गलत बोलता हूँ। मेरे को इस्लाम से ऐसा कोई बात नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। मेरे को कोई, मैं मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, बहुत। मैं कभी कभी उनके सामने भी, उनके साथ भी मैं झगड़ा करता था ऐसे, ठीक है, लेकिन वो समझता था कि झगड़ा, मैं अपना पॉइंट रखता था, वो भी अपना दुख बताता था। हाँ ऑब्वियसली, जैसे बाबरी मस्जिद को लेके काफी दुख जताया था मैं, ठीक है, तो मैं भी अपना पॉइंट रखा। फिर थोड़ा गुस्सा हुआ, फिर मैं बोला चलो यार क्या करते थे, ठीक है, इसके लिए क्या दोस्ती खत्म, चलो हम लोग खाने जाते हैं।
कभी कभी 2-3 घंटा बात करना बंद कर देता था, भाई बात नहीं करना है तुमसे। और मेरा थोड़ा लॉजिक रहता है ना बातों में, तो ये थोड़ा उन लोगों को दिक्कत होता। मैं तो अनथपड़ी बात नहीं करता, मेरे पास प्रूफ होता है, और ये उन लोगों को थोड़ा सा दुख दे देता। मैंने पहले तो देखो, तू हाँ बोलेगा मैं ना बोलूंगा, इसमें ठीक है, झगड़ा जैसा हो, लेकिन मैं तो लॉजिक के साथ प्रमाण देगा, फिर वो चिंता में पड़ जाएगा, और वो चिंता सहन नहीं होता, फिर गुस्सा कर जाएगा, फिर अल्टीमेटली मुझे ही जाके मनाना पड़ता है। अरे चलो यार, आगे से झगड़ा नहीं करेंगे। तो ये एएमटी का कॉन्सेप्ट क्यों बताया समझे ना सर, मैं दुबई का बात क्यों खींचा था, कि दुबई जैसा कंट्री तो इनकम टैक्स चार्ज ही नहीं करता। मैं सुन रहा था फिर से चार्ज करना चालू करेगा, ऐसा कुछ प्रोविजन वापस लेके आ रहे हो। अब एएमटी जो है, ये सरकार का कहना है कि अगर सारा चीज तुम डिडक्शंस पे ले लेगा तो हमको क्या मिलेगा, बाबा जी का टुल्लू। था ना एक डायलॉग उठा था बीच में, तेरे प्यार में क्या मिला, बाबा जी का टुल्लू, ऐसा करके दिखाता था। तो सरकार को क्या मिलेगा, बाबा जी का टुल्लू। तो सरकार बोलते कि हमको ऑल्टरनेट में मिनिमम टैक्स चाहिए, हम नहीं मानेंगे। मैंने अपने ही चीज पे गवर्नमेंट फंस जाता है, और फिर वो एएमटी निकालते हैं। ये है पर्पस। अब आगे कहानी पढ़ोगे तो आगे का क्लैरिटी। क्या हो गया पुतई, इजी हो गए। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 contains profit linked and investment linked deductions in order to encourage investment in various industries and infrastructure facilities। माने ये बिजनेस के लिए बेसिकली है, प्रॉफिट लिंक्ड एंड इन्वेस्टमेंट लिंक्ड। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ जगह, जैसे आज के डेट में ना हम लोगों के देश में कुछ ऐसे ऐसे जगह है, आप कुछ इंडस्ट्री में या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज में पैसा लगा सकते हैं। जैसे 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 टेनिस, नामটা বলুন तो क्या बोलছি। एक है सर, एक्चुअली सब इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड जैसा होता है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसका एक नाम है। हाँ REIT, वेरी गुड, हाँ REIT ना सर, सही लिखा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, हाँ वेरी गुड सर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, इस तरह का गवर्नमेंट का कुछ एरिया है, यानी कॉन्सेप्ट इज काइंड ऑफ रियल एस्टेट है इसमें, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल है। मैंने देश का डिफरेंट काइंड ऑफ रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसके लिए गवर्नमेंट तुमको बोलता है कि तुम हमारे फंड में पैसा लगाओ, ठीक जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी हमें बोलता है। अब उसका फंड में आप पैसा डालोगे, वो 5 साल 10 साल में जितना बढ़ेगा, वो आपको डिविडेंड के रूप में वो पैसा रिटर्न में देगा, और टैक्स में आपको कुछ फायदा भी दे देता है, कि अगर आप यहाँ पर 10 लाख दोगे, 50 लाख दोगे, 40 लाख दोगे, तो आपको टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगा। अब बड़े बड़े कंपनी ये सब जगह में फंड में पैसा लगाते हैं, और उनको पता है कि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो करना ही होगा, फिर नहीं करेगा तो फंस जाएगा। जैसे अभी कुछ देर पहले कंट्रोवर्शियल कश्मीर का बात कर रहे थे, कंट्रोवर्सी नहीं है, सच्चाई है। कश्मीर में बीजेपी के पास जीतने का एक ही मुद्दा है, क्योंकि मुस्लिम कभी बीजेपी को वोट देगा नहीं, एटलीस्ट जो कट्टर या रेडिकल है। तो फिर अगर कश्मीर में बीजेपी को जीतना है, जम्मू में तो जीत जाता है क्योंकि हिंदू मेजोरिटी है, कश्मीर में जीतना है या कश्मीर में लोगों के पास जितना बीजेपी आज के डेट में वोट मिला है उनको, वो एक ही उपाय है उनके पास, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। कश्मीर में रेल बन गया, जानते हो आप लोग। कभी अगर आप लोग कश्मीर घूमने जाते हो, तो आप लोग नॉर्मली, हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं यहाँ से, वैष्णो देवी दर्शन करके फिर वहां से कश्मीर जाया जा सकता। नॉर्मली आजकल बाई कार जाते हैं, या फिर कोई कोई प्लेन में जाते हैं, हेलीकॉप्टर में जाते हैं, लेकिन ट्रेन बन चुका है। अब कश्मीर जैसा इतना हिली एरिया में, जो वर्ल्ड का बने हाईएस्ट रेल ब्रिज, चेनाब ब्रिज बोलते हैं, जो जम्मू से कश्मीर को कनेक्ट करता है, वो चेनाब ब्रिज बन गया। वो वर्ल्ड का आईफेल टावर से भी बड़ा ऊंचा है, और भी ऊंचा। आईफेल टावर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। वो ट्रेन के थ्रू से तुम कश्मीर पहुंच जाओ, ऑलरेडी बन चुका है, ओपन भी हो चुका है। तो जम्मू से तुमको कश्मीर जाने में बाई कार समय लगता था 7-8 घंटा, कभी कभी रोड ब्लॉकेज के कारण 12 घंटा 14 घंटा ऐसा लगता था। अभी बाई ट्रेन तुम 4 घंटा में कश्मीर पहुंच जाओ, 3 से 4 घंटा, और वो भी नजारा देखते देखते।
बर्फ के टाइम। हाँ हाँ हाँ, सेफ है, सेफ है, सेफ है। जब से जन्म के 20 साल से लंबा प्लान कर रहा है अपने की उधर टेरिस एक चीज आपको बोलूं मैं, ऐसे कश्मीर में लोग मुस्लिम हैं, उनका अपना कुछ रेडिकल थॉट प्रोसेस है। एक्चुअली जान पहचान अच्छा हुआ नहीं है। रेडिकल थॉट प्रोसेस को अगर साइड कर देते हैं, मैं आपको एक सच बात बता रहा हूं, कश्मीरी बहुत अच्छे हैं। दे आर रियली अ गुड ह्यूमन बीइंग। मुस्लिम का ही बात कर रहा हूँ, कश्मीर में मुस्लिम ही है, वो लोग अच्छे हैं सर, वो लोग अच्छे हैं, सीरियसली अच्छे। माने तुम उनके घर जाओगे ना, अगर तुम हिंदू मुस्लिम आइडेंटिटी को साइड करोगे, तो एज ए ह्यूमन बीइंग वो सच में अच्छे हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। तुमको कोई खतरा नहीं, खतरा तो छोड़ो, उल्टा मेहमान नवाजी देख लेना उनका, सीरियसली बोलो। हर इंसान अच्छे है, बात करोगे तुमको पता लगेगा। बस तुम वो हिंदू मुद्दा मत उठाना और तुम दो मुद्दा मत उठाना, हिंदू मुद्दा मत उठाना, और ये मत बोलना कि हिंदू यहाँ पर आके सेटल होगा, कश्मीर में रहेगा, कि कश्मीरी पंडित को क्यों भगाया गया था, ठीक है, क्यों हिंदू इधर रह नहीं पाते हैं, ये सब मुद्दा मत उठाना। ठीक है, श्रीनगर में फिर भी दो चार बात कर सकते हो, बाकी एरिया में तो बिल्कुल मत करना। करने नहीं है, जाना है, घूमना है, उनके साथ उनके जैसा बात करो, घूमने का बात करो, ट्रेकिंग का बात करो, खाना पीना आपका बात करो। इतना प्यार से बात करेगा, तुमको लगेगा कभी इतना अच्छा इंसान मैंने जिंदगी में देखा नहीं। मैं 3 बार गया हूँ, तभी ना बोल पा रहा हूँ सर, नहीं तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता। लोग अच्छे। हाँ, नहीं मैं बात करता हूँ लोगों से, मैं लोगों से बात करता हूँ। थोड़ा मैम मेरे को थोड़ा सा रोकता है, ये तुम कुछ भी अनअवसरम बोल। ठीक है, आई बोले अरे बाबा, मेरे को इतना नॉलेज है कि कहाँ क्या बोलना है, नहीं बोलना है, और कैसे बोलना है। ठीक है, अरे मैं पूछ के निकाल लेता हूँ। दार्जिलिंग गया था, ठीक है, तो दार्जिलिंग में जाके, उधर दार्जिलिंग वाले लोग ना हमारे बंगाल वाले इधर वाले लोगों को पसंद नहीं करता है। ठीक है, उनका अपना प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, लोगों से प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहते हैं कि बंगाल को अलग करके उनका अलग हो जाए, हमारा अलग हो जाए। तो मैं उनको पूछ ही लिया कि आप लोग क्या चाहते हो। ड्राइवर लोगों को पूछता हूँ, होटल होटल वाले को पूछता हूँ, लेकिन प्यार से पूछता हूँ, वैसा नहीं डायरेक्टली पूछता। हाँ, अरे देता देता है। ऐसे हम लोग उधर तो ऐसा है, आप लोग गर्मी में कभी गए रह पाते हो, हम लोग तो इधर आके रह जाते हैं। बोले तो फिर वैसे करते करते, बोले फिर हम लोग का उधर साइड अच्छा नहीं है, बोले नहीं नहीं अच्छा है, काफी सारी अच्छी चीजें हैं। हाँ, तो फिर मैं बोलते लेकिन आजकल का तो प्रॉब्लम भी तो चल रहा है ये सब। बोले हाँ, वो हम लोगों को भी देखता नहीं है, पहले बोला अच्छा है फिर वो शिफ्ट हो जाएगा, फिर मेरे को पॉइंट मिल जाता है, फिर मैं दो चार बार निकाल लेता हूँ कि लोकल्स में क्या फीलिंग्स चल रहे हैं। सर आप रिपोर्टर बन जाते। रिपोर्टर नहीं बन सकता, इतना साहस नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ, रिपोर्टर बहुत साहस का काम है। इतना है कि मैं एक्चुअली मुझे जानना है लोकल क्यों ऐसा सोच रहा है, ऐसा मुझे जानने का बड़ा इच्छा रहता है। तभी मैं आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। तो दार्जिलिंग में जाके मुझे पता चल गया कि क्या गड़बड़ है। मणिपुर का कुछ स्टूडेंट्स लोग मेरे पास था लास्ट ईयर, 2-3 साल पहले, उनसे भी मुझे समझ में आ गया था क्या गड़बड़ है उनको। तभी मैं बोलता हूँ, सुन लेता हूँ, क्या दिक्कत है, सुनो तो पहले, सॉल्व कर सको ना सको, सुनो तो। हवा में बात नहीं करना चाहिए। कोई खराब बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है, जड़ क्या है, किस चीज में दिक्कत है, जानने से तुमको भी थोड़ा सा धीरे धीरे लॉजिक आएगा। ठीक है, तो फिर इन फ्यूचर में कभी भी मौका मिले ना, तो तुम भी कुछ काम कर ही सकते हो। तुरंत तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि टीवी चैनल देख के अपना ओपिनियन रेडी नहीं करना चाहिए। टीवी चैनल वाले अपने अपने देखता है, बीजेपी को सपोर्ट करना है तो उसके हिसाब से बोलेगा, कांग्रेस को सपोर्ट करना है तो उसके हिसाब से बोलेगा। तुमको समझना है, तुम जाके देख के आओ, फिर आके दो। इसलिए मैं आपको जेन्युइन एक्सपीरियंस होता है, कश्मीरी सच में अच्छे होते हैं। एक जन बोला कि अरे हम लोग कश्मीरी गरीब है लेकिन दिल के अच्छे हैं। बोले आप जन्नत में रहते हो, गरीब तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, रियल एस्टेट फंड समझ गए सर। तो सरकार यहाँ पर आपको एएमटी में क्या बता रही है,
Income tax and 96 contains profit linked and investment linked deduction in order to encourage investment in various industries and infrastructural facilities. Taxpayers who exercise the option to shift out of the default tax regime under section 115 BSE are eligible to claim such deductions, end up paying no income tax or marginal income tax. सारे डिडक्शन ले लेते हैं और अल्टीमेटली सरकार के घर में या तो कुछ नहीं जाते या तो बहुत ही मिनिमम कुछ पैसा जाता है. तो ऐसा करने से सरकार कैसे चलेगा? दो दे आर केपेबल ऑफ पेइंग हायर टैक्सेस, उनका बिजनेस इतना अच्छा है कि वो हायर टैक्सेस पे कर सकता है, लेकिन डिडक्शंस ले लेके अल्टीमेटली घर में सरकार के घर में जमा ही नहीं हो रहा है. इट हैज टू बी केप्ट इन माइंड सर दैट आवर गवर्नमेंट आल्सो नीड्स रेगुलर और कंसिस्टेंट इनफ्लो ऑफ टैक्स, क्योंकि हम दुबई नहीं है, क्योंकि हमारे पास तेल का कुआं नहीं है. समझे? हमारे पास अभी गोल्ड का भी माइंस नहीं है, तेल का भी माइन नहीं है. ठीक है, जो करेंगे वो हमें बनाना पड़ेगा, लाइक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे चाइना कर रहा है. और हम लोग भी सेम रास्ते पे हैं, जैसे चाइना जिस रास्ते पे है उसी रास्ते में हम लोग भी हैं. तो इसके चलते हम लोग को गवर्नमेंट को रेगुलर एक कॉन्सेंट्रेटेड इनफ्लो ऑफ टैक्स चाहिए उनको, which is one of its major source of revenue to fund various expenses for the welfare of the country. So hence, in order to ensure payment of reasonable tax by such zero tax paying or marginal tax paying entities, the concept of alternate minimum tax has been introduced in the Income Tax Act 1960. I hope कि आगे आप लोग कभी इस बात को नहीं भूलोगे. लेकिन सर कैलकुलेशंस आते हैं सर. Chapter 12BA contains the special provisions for levy of alternate minimum tax in case of person other than a company. Chapter 12BA contains the special provisions for levy of alternate minimum tax in case of a person other than a company. Company छोड़ के बाकी के केस में 12BA आता है. Any person other than a company who has claimed deduction under any section other than section 80P को छोड़ के included in chapter 6A under heading C, deductions in respect of certain incomes or under section 10AA, investment in deductions under section 35AD would be subject to AMT. माने कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे कि 80P छोड़ के, 10AA छोड़ के, 35AD छोड़ के. इसमें 80P आप लोग उतना ज्यादा नहीं पढ़ते, बट 10AA या 35AD आप लोग पढ़ते हो, है ना. 10AA हम लोग कुछ दिन पहले ही पढ़े डिडक्शंस में. आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन का केस आता है, और 35AD जो है पीजीबीपी के अंदर आता है, इन्वेस्टमेंट डिडक्शंस, है ना. और ये पूरा बात कहां पर कहा गया है? अरे कुछ एरिया को छोड़ के बाकी डिडक्शंस आपको अवेलेबल होगा. सेक्शन 115 JEE सबसेक्शन 1 में बोला लोड मत लो, पहले चीजों को देखो उसके बाद दिमाग लगाना. 115 JEE सबसेक्शन 1 पहले लोड ले लेता है, लोड बाद में लेना. अभी तो जान रहे हो, जान के लोड लेने से क्या है ना, लोड संभाल नहीं पाओ. पहले पढ़ो, फिर उसको दिमाग में थोड़ा सा ऐसे गाय की तरह. गाय कैसे करते हैं जानते हो? क्या करता है? पहले खाता है, फिर उसको वापस निकालते हैं, फिर धीरे धीरे फिर उसको गले पे डालते हैं. हम लोग की तरह गाय नहीं खाता. हम लोग तो खा लिए तो अंदर चला गया, फिर पॉटी होके निकल गया. उसका कौन सा सिस्टम अलग है? वो पहले खाएगा, फिर खाने के बाद उसको वापस से मुंह में लाएगा, थोड़ा सा चिबा के अंदर डालेगा, फिर उसे अंदर से चीजों को वापस लाएगा, फिर धीरे धीरे उसको वापस से खाएगा. इस खाने की पद्धति को बंगाली में जाबोर काटा हुआ है, बाकी किस भाषा में क्या बोलता है डोंट. तो आप लोगों को भी मैं वही बोल रहा हूँ कि गाय का स्टाइल यूज कर सकते. पहले खा लो, फिर निकालो, फिर धीरे धीरे हाँ सर, उसमें टेस्ट नहीं मिलेगा, पचेगा अच्छे से. टेस्ट के लिए खाना है तो नहीं, ये तो पचने के लिए बोल रहा हूँ मैं. इसलिए गाय को जो भी देते हैं तो सब खा लेता है ना, उसको टेस्ट से मतलब नहीं है. उस दिन एक वीडियो देख रहा था, एक कैमल को कैक्टस दिया, देखा यूट्यूब में वायरल हुआ. उसको कैक्टस दिया और एक लेमन दिया. कैक्टस दिया, कैक्टस तो आराम से खा लिया, पूरा प्यार से खा लिया. लेमन जैसे ही वो कैमल के अंदर गया, ऐसे ऐसे करके जैसे निकाल दिया थूक के. ठीक है, तो उसमें उसके
बिहाफ में लिख रहा है जो बंदा वीडियो बना, ब्रदर आई कैन हैंडल कैक्टस बट कांट हैंडल लेमन। बड़ा मजा आया देख के, लेमन को ऐसे फेंका ना वो कैमल, तुमको देख के हंसी आ जाए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कैसा है ऐसा कर, ऐसा ही पूरा एटीट्यूड किया। कैन हैंडल कैक्टस कांट हैंडल लेमन। The provisions of AMT would, however, not be applicable to an individual HUF, AOP, BOI, whether incorporated or not. Incorporated माने अगर कंपनी बना है या नहीं, or artificial juridical person if the adjusted total income of such person does not exceed 20 lakh. अगर किसी का adjusted total income 20 लाख से ज्यादा नहीं होता है तो उसके केस में ये AMT provisions अप्लाई नहीं करेंगे। अब अगेन आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है, आगे बताते हैं। अच्छा, एक और चीज होता है, इसका डिस्कशन फिलहाल हम लोग नहीं करेंगे इतना, बट ये कंपनी लेवल में होता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ये हम लोग पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एक और चीज होता है मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ये कंपनी में लगता है। इसका डिटेल्स डिस्कशन फाइनल लेवल में आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। पर ठीक है, बाद में मैं आपको मैट के बारे में हल्का आइडिया दे दूँ, एटलीस्ट दिमाग में रह जाए, बाद में जब फाइनल में जाओगे तब मैथ पे डिटेल्स चर्चा करें। तो एडजस्टेड टोटल इनकम अगर 20 लाख तक है तो आपको ये वाला AMT कॉन्सेप्ट में आना। एक और बात, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI माने ये सब कौन है, पर्सन इन इनकम टैक्स, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन लाइक लोकल अथॉरिटी एंड टेम्पल ट्रस्ट वगैरह एटसेट्रा आते हैं। पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BSE आर आल्सो नॉट लायबल टू अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है। अगर वो 115 GC को यूज कर रहे हैं तो उनको भी इस केस में नहीं मिल सकता। और एक बात, जैसे मैं आपको बोला ना, देयर आर सर्टेन सेक्शन जिसका नाम आप लोगों को यहाँ पर सुनने को मिल रहा है, लेकिन ये सब सेक्शन का चर्चा नॉर्मली हम लोग इंटरमीडिएट लेवल में चर्चा नहीं करते, इसलिए मैं डिटेल्स में भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एक में बात करने जाओ तो और भी चर्चा करना पड़ता है, जस्ट लिखने के लिए इनको देना पड़ा इसलिए। लेकिन यू हैव टू नो कि व्हाट इज AMT, इसलिए मुझे आपको ये चीज बताना पड़ता है। अच्छा, और एक बात सुन लो, where the regular income tax payable by a person for a previous year computed as per normal provision of Income Tax Act 1961, मैंने आपने जो नॉर्मली इनकम टैक्स कैलकुलेशंस किया, इसके ऊपर हम लोगों ने रिसेंट ट्रेंड में काफी कैलकुलेशंस वगैरह प्रैक्टिस किए ना क्लास में। नॉर्मल जैसे इनकम देता है, सैलरी इनकम, PGBP इनकम, अगर वो इनकम लेस देन AMT पेबल है फॉर सच प्रीवियस ईयर, द एडजस्टेड टोटल इनकम शैल बी डीम्ड टू बी द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन। मैं फिर से बता रहा हूं सर, अगर किसी का इनकम टैक्स कैलकुलेट नॉर्मल में कर रहे हो तो नॉर्मल में इनकम टैक्स कैलकुलेट करने से उसका जो इनकम टैक्स आ रहा है, अगर वो इनकम टैक्स इज लेस देन दी AMT पे, ऑल्टरनेट मिनिमम जो सरकार बोल रहा है, ठीक है, अगर नॉर्मल टैक्स AMT से कम है, इफ द इनकम टैक्स इज लेस देन AMT पेबल फॉर सच प्रीवियस ईयर, एडजस्टेड टोटल इनकम क्या माना जाएगा, टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन, उसको डीम्ड मान लेंगे, and such person shall be liable to pay income tax on adjusted total income 18.5% plus surcharge if applicable। उसको 18.5% ऑफ सच एडजस्टेड टोटल इनकम सरकार के घर में जमा करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सरचार्ज, अगर सरचार्ज लगता है तो। सरचार्ज का कंडीशन वही 50 लाख क्रॉस करने से। ये किस सेक्शन में बोला है सर, 115 JC में बोला। इस बात को यहाँ पर और एक बार बोला है सर, एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करने का नियम। ऐसे तो एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है, नॉर्मल जो कैलकुलेशन है वो अगर AMT से कम होता है तो आपका जो इनकम बनेगा, कम होके जो वैल्यू आएगा वही आपका डीम्ड टू बी एडजस्टेड टोटल इनकम होगा, और उसके ऊपर 18.5% प्लस सरचार्ज सरकार को देना पड़ेगा। एक कैलकुलेशन करने से ये चीज अभी फिट हो जाएगा, लेकिन एक बार मुझे इसके पीछे का बैकग्राउंड बताना जरूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बताया। एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करने के टाइम पे would mean that total income before giving effect of chapter 12BA as increased by the deductions claimed if any under section 10AA, 35AD and chapter 6A से जो heading C है, ये सब चीजों को छोड़ के हम लोगों को एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ता है। एक चीज करते हैं, एक सेकंड, एक कैलकुलेशन ले लेते हैं, मिलेगा कौन से पॉइंट में बोला है क्वेश्चंस को।
One question from him. AMT नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन तो था इधर, AMT चेक कर दो अश्रिता, AMT कौन से क्वेश्चन में है? एक क्वेश्चन तो AMT पे था। The AMD का basis पे revolution, हाँ हाँ AMD का basis पे revolution। ওইটাই তো বলছিলাম এতক্ষণ। এমটির বেসিস হচ্ছে যদি আমার কোনো রকম ট্যাক্স সরকারের ঘরে জমা হচ্ছে না, তখন গভর্নমেন্ট বলবে কি আমাকে একটা মিনিমাম ট্যাক্স দিতে হবে। ওই মিনিমাম ট্যাক্সটা অ্যাডজাস্টেড টোটাল ইনকামের উপরে দিতে হবে। আর অ্যাডজাস্টেড টোটাল ইনকাম কোনটা? অ্যাডজাস্টেড টোটাল ইনকাম হচ্ছে আমার যেটা নর্মালি ট্যাক্স হচ্ছে সেখান থেকে এএমটি যেটা গভর্নমেন্ট বলছে ওটা মাইনাস করে যেটা দাঁড়াবে ওটাকে ডিমড করবে, ওইটার উপরে 18.5%। আমি ওটার জন্য একটা কোশ্চেন দেখছি, যদি একটা কোশ্চেন পেয়ে যাই। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটার জন্যই আমি একটা এক্সাম্পল খুঁজছি, যদি একটা এক্সাম্পল পেয়ে যাই খুব ভালো হয়, তাহলে অ্যাকচুয়ালি এটা কনসেপ্টটা ক্ল্যারিটি চলে আসে। একটা কোশ্চেন ছিল কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না, আমি কালকেই দেখলাম তো, কোথায় দেখলাম? একটা এক্সাম্পল দিয়েছিল, একটা এক্সাম্পল এনাফ হবে বোঝার জন্য। AMT further information given to you, 115 एडवाइस, 115 BSc 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 BSc। একটা এক্সাম্পল পেলে ব্যাপারটা পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। अच्छा এটা তো বুঝে গেছিস कि AMT কেন বলেছে, AMT का पर्पस तो समझ में आ गया ना। एक से क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लूंगा, लेकिन हाँ 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 AMT कहीं पर नहीं बोला। हाँ 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 ओ अच्छा अच्छा, मिल गया सर, वही मैं सोच रहा था एक तो मिलना चाहिए। कंप्यूट टैक्स इनकम टैक्स इंक्लूडिंग AMT अंडर सेक्शन 115 JC दिखाई दिया। Liability of Mr. X for assessment year 24-25 both as per 115 BSc and as per regular provisions, whether Mr. X whether he should pay tax under default tax regime or normal provisions। मैं वही सोच रहा था कहीं तो मैं देखा, मिल क्यों नहीं रहा है। चल पहले क्वेश्चन को पढ़ एक बार। Mr. X an individual set up an unit in a special economic zone। ये SEZ क्या है इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आई थिंक डिस्कस किया था, 10AA समझा रहा था डिडक्शंस पढ़ाने के टाइम पे, लास्ट क्लास में नहीं, आई थिंक दुर्गा पूजा के टाइम पे, हाँ पहले। मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल है जिसने एक एसीजेड में सेटअप किया। एसीजेड वहाँ है ना, उसको क्या होता है एसीजेड में, अगर आपका फैक्ट्री होता है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, मैंने टैक्स में छूट होता है। इन द फाइनेंशियल ईयर 1920 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन्स, वाह कपड़ा धो दो, द यूनिट फुलफिल्स all the condition of section 10AA of the Income Tax Act 1961 during the financial year 22-23. He has also set up a warehousing facility in a district of Tamil Nadu for storage of agricultural produce. It fulfills all the condition of section 35AD। 35AD क्या है? PGBP में इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शंस, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का स्टोरेज बनाते हो तो गवर्नमेंट उसमें भी आपको जितना अमाउंट खर्चा करोगे डिडक्शन दे देता है PGBP, इसलिए 35AD दिया। 10AA एसीजेड के लिए दे दिया, ये सब इन्वेस्टमेंट डिडक्शन है ना। हम लोगों ने एक चीज क्या देखा स्टार्टिंग में, वो मेरे को बार बार पूछा था बेस क्या है, तो वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेस क्या है, कि जब हम लोग ऐसे किसी जगह में पैसा लगाते हैं, सरकार अगर उसमें मेरे को डिडक्शन दे देता है
तो बाद में पता चलता है सब तो मेरा डिडक्शन हो गया, तो सरकार के घर में क्या जाएगा? ऐसे सिचुएशंस में सरकार हमको बोलता है कि एटलीस्ट कुछ एएमटी पे करो, उसी का हिसाब किताब थोड़ा देखना है। बात समझ में आ रहा है ना? अभी तक तो बात समझ में आया ना? अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस 75 लाख, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड 10 लाख। The warehouse became operational with effect from 1st April 2023 and expenditure of 75 lakh was capitalized in the books on that date. और ये जो अमाउंट है उसको कैपिटलाइज किया गया 1 अप्रैल 2023 से। लास्ट क्वेश्चन था ना ये? अब तुम इस चीज को अभी तक समझे, इसमें 2-3 चीज कवर हो जाएगा, एसीजेड भी समझ में आ जाएगा और उसके साथ साथ टैक्स कैलकुलेशंस भी, इस कॉन्सेप्ट में क्या करना है वो भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपको ना यहाँ पर कुछ और डिटेल्स दिया है। आपने एसीजेड से प्रॉफिट कितना किया उसका डेटा दिया। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे ना एसीजेड का। एसीजेड में प्रॉफिट है, ट्रेड टैरिफ मैंने नॉर्मल टैक्सेबल एरिया में एक है, नॉर्मल एसीजेड के क्वेश्चन किए थे आई थिंक, ज्यादा नहीं 2-3 क्लास पहले भी कहीं किए थे। अच्छा, एक्सपोर्ट टर्नओवर इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज कितना है सर? 80 लाख का। डोमेस्टिक सेल्स अबव यूनिट 20 लाख का। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी बिफोर कंसिडरेशन कंसिडरिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी है 1 करोड़ 5 लाख। चलो बढ़िया है। कंप्यूट करना है इंक्लूडिंग एएमटी लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 बोथ एज पर 115 बीएसई एंड आल्सो एज पर रेगुलर प्रोविजंस, है ना? इसलिए क्वेश्चन बड़ा दिखेगा आपको क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रोविजंस अप्लाई किया, नॉर्मल भी और रेगुलर भी, मैंने पुराना भी। सर ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए अब देखो आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा। कंप्यूट दी इनकम टैक्स लायबिलिटी, कौन सा असेसमेंट ईयर है? 24-25। प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया फिर? 23-24। ये नॉर्मली होता है जो क्वेश्चन में रहेगा उसके हिसाब से। अच्छा, ये डिफॉल्ट, पहले वाला डिफॉल्ट किया मैंने 115 बीएससी किया है, और अगर आप पहले रेगुलर में जाओगे तो रेगुलर का अपने हिसाब से हो। तो पहले डिफॉल्ट दिया है तो मैं डिफॉल्ट ही समझा देता हूँ। डिफॉल्ट का क्या है, इसमें नॉर्मली डिडक्शन थोड़ा सा कम मिलता है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड पीजीबीपी से आपका एसीजेड से प्रॉफिट कितना हुआ? 40 लाख का। अभी तो दिखे आप लोगों ने डेटा, ये रहा 40 लाख का। देखा कि नहीं दिखा? अच्छा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम वेयर हाउसिंग फैसिलिटी कितना है? 1 करोड़ 5 लाख का। सर पीजीपीपी से एक्चुअली क्या होता है, हमें 32 में डिडक्शन मिलता है, डिप्रिसिएशन में डिडक्शन मिलता है, ये पीजीपीपी के अंदर होता है। सेक्शन 32 के तहत अगर आपका डिप्रिसिएशन किसी एसेट है आपके पास तो सेक्शन 32 आपको डिप्रिसिएशन देता है। फिलहाल इतना समझो, बाकी जब पीजीपीपी आप लोग कवर करोगे, जिनका नहीं हुआ है उनको बोल रहा हूँ, आपको डिटेल्स में उस टाइम पे पीजीपीपी का हर एक सेक्शन समझाया जाए। लेकिन इसमें ना पीजीपीपी में ब्लॉक ऑफ एसेट्स होते हैं, उसमें हर एसेट का अलग अलग रेट होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे, इसके पास कुछ बिल्डिंग था क्या सर? ये जो वेयर हाउसिंग बिल्डिंग वगैरह था ना, तो उसके ऊपर 10% बिल्डिंग के ऊपर नॉर्मली 10% डिप्रिसिएशन है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि 65 लाख, एक सेकेंड, 75 लाख इसका टोटल खर्चा पड़ा था, 10 लाख लैंड का था,
तो लैंड को हटा देते हैं तो बचता कितना है? 65 लाख। तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 करके 65 लाख का हमें 10% डिप्रिसिएशन, ये रेट एक्चुअली पीजीबीपी चैप्टर में गिवन रहता है। आपको किसी किसी केस में इसको याद ही रखना पड़ता है, ब्लॉक ऑफ एसेट पूरा रटना पड़ता है। फर्नीचर पे अलग होता है, मशीन पे अलग होता है, बिल्डिंग पे अलग होता है, और उसके ऊपर मैंने पीजीबीपी चैप्टर के अंदर आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर्स में ही ना मैं नॉर्मली ब्लॉक ऑफ एसेट्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इधर मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बस इतना बता दे रहा हूँ आपको कि जितना मेरा एसेट का बिल्डिंग का वैल्यू उसका 10% मेरे को डिप्रिसिएशन चार्ज करके अल्टीमेटली इधर 40 लाख हो गया, इधर 1,05,00,000 हो गया, उसमें से 6.5 लाख माइनस हो जाएगा। वेयर हाउसिंग का ही डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो कितना बचता है सर? 98,50,000। कुल मिला के कितना हो गया? 1,38,50,000। एक्चुअली यहाँ पर मेरा मेन टारगेट क्या है? एएमटी समझाना। नॉर्मल चीजों में अगर थोड़ा दिक्कत होगा, उसका कारण नहीं होगा कि चैप्टर अभी तक किसी ने अगर डिटेल्स में नहीं पढ़ा, तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत फील हो सकता है। अब चीजें बहुत सिंपल है सर। कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एज पर सेक्शन 115 बीएससी। तो 115 बीएससी में आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करो। कैसे करोगे? टैक्स ऑन 1,38,50,000, इसका टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट। तो 1,38,50,000 का टैक्स लाइबिलिटी, वही स्टेप बाय स्टेप अप टू 3 लाख नहीं, 3 से 6, 5, 6 से 12, 10, 12 से 15, 20, 15 से 20, 25, इस तरह से 20 के ऊपर जाने से 30%, ये जो रेट आपको मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था। तो उस एंगल से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, मैं और इसके सॉल्यूशंस में नहीं जा रहा हूं सर, ठीक है, इसको तुम कैलकुलेट करोगे ना, तो इसमें तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा 38,55,000। करके देखो ना, टैक्स स्लैब में बस डालते जाओ। नहीं आ सकता क्या ये वाला? टैक्स रेट तो पता है ना आप लोगों को? ये तो हर क्लास में ही दिखाता है। एक 115 बीएससी ना सर। देखो अप टू 3 लाख नहीं लोगा, 3 से 6 लाख 5%, कितना हो जाएगा? 6 लाख से 9 लाख, 3 लाख का डिफरेंस है, इसमें कितना बनेंगे? 10%। तो 15,000 तो रह जाएगा। मैं बस यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि 3 लाख का 10% कितना? 30,000। 9 से 12, 3 लाख का डिफरेंस, उसमें 15% कितना? 12 से 15 कितना? 3 लाख। 3 में 20% कितना होता है? अब 15 लाख 30%, यानी 15 लाख से कितना जाना है? 1,38,50,000, है ना? 1,38,50,000 से इसको माइनस करो, 15 लाख को माइनस करो। 1,38,50,000 से 15 लाख को माइनस करो, कितना? 1,23,50,000। उसके ऊपर 30%, 37,05,000। और ये बाकी ऐड करके 37,05,000 के साथ बाकी ऐड करके 38 लाख। हम लोग का क्वेश्चन कहाँ था? आ गया ना? ठीक है, बस यही दिखाने के लिए पूरा कि इतना कर लीजिएगा सर। 38,50,000 आप लोगों ने ही कैलकुलेट किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। आप लोगों ने जितना बोला मैं बस पुट किया। साढ़े चार्ज लग जाएगा ना सर? क्यों? क्योंकि इनकम मेरा 50 लाख से ऊपर चला गया। 50 लाख के ऊपर जाने से 1 करोड़ के नीचे होने से 10%, बट 1 करोड़ ऊपर जाने से 15%। लगा दो कितना बन रहा है? 44,33,250। एजुकेशन एंड हेल्थ से सब चीज में लगता है 4%, इसके ऊपर लगेगा। हाँ, तो बन गया आपका टैक्स लायबिलिटी। कितना बना? 46,10,580। इतना तक क्लियर है?
अब यहाँ पर क्या खेल बनेगा, डिडक्शंस अंडर section 10AA and 35AD are not allowable as per section 115 BSc subsection 2. However, normal depreciation 32 यहाँ पर allowable है। ये 115 BSc में आपको 35AD और 10AA नहीं मिलता है, लेकिन 32 का डिप्रिसिएशन जो है वो मिलता है। यही सब गड़बड़ कर देता है। और एक चीज, मिस्टर एक्स इज नॉट लायबल टू अल्टरनेट मिनिमम टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BS, क्योंकि उसका तो टैक्स लायबिलिटी बन रहा, तो फिर डिफॉल्ट टैक्स में उसको एएमटी के अंदर आने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट होगा अगर वो न्यू स्कीम में, ओल्ड स्कीम में जाएगा तो? देखो यहाँ पर एक खेल खेल रहा है। ओल्ड स्कीम में जब वो जा रहा है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तुमसे अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बस हमें इसको रेगुलर में देखना है, माने वो ओल्ड में देखना है। रेगुलर माने आजकल न्यू हो रहा है, ऑप्शनल, ठीक है। अभी हम लोग ओल्ड में देखेंगे। ओल्ड में क्या है, प्रॉफिट अंडर एसीजेड 40 लाख का, इसमें आपको 10AA में डिडक्शंस मिलता है। 10AA में एसीजेड में अगर आपका बिजनेस है तो आपको डिडक्शंस कितना मिलेगा सर? डिडक्शंस आपको मिल जाएगा 10AA के तहत प्रॉफिट ऑफ यूनिट ऑफ लोकेटेड 40 लाख, और उसमें डोमेस्टिक सेल्स है 20 लाख का, 70 लाख, और तो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। हिसाब ऐसे होगा, ये वाला हिसाब मैं आप लोगों को एक बार दिखाया था। प्रॉफिट ऑफ यूनिट इन एसीजेड, मैंने आपको एसीजेड यूनिट से जो प्रॉफिट हुआ है, एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ द एसीजेड यूनिट जो कि 80 लाख का हुआ है, और टोटल टर्नओवर जो कि 1 करोड़ का हुआ है। ये जो वैल्यूएशन है, ये सेक्शन 10AA के तहत आपको 40 लाख से डिडक्शन मिल जाएगा। ये हम लोग किसमें कर रहे हैं सर? ओल्ड प्रोविजंस। ओल्ड प्रोविजंस में एसीजेड में डिडक्शंस मिलते हैं, सेक्शन 10AA। मैंने डिडक्शंस के लास्ट टॉपिक में ये टॉपिक कवर किया था, और ये फॉर्मूला भी आप लोगों को दिखाया। अब 40 लाख में से आपका कितना चला गया सर? 32 लाख चला गया। तो 40 में से 32 चला गया, अच्छा कितना बचा? 8 लाख। जब बाकी चीज देख लेते हैं सर। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी 1 करोड़ 5 लाख। डिडक्शंस जो 35AD भी इधर आएगा, इधर 35AD भी आ जाएगा। 35AD क्या है? पीजीबीपी के अंदर अगर हम कुछ ऐसे जैसे एग्रीकल्चरल गोडाउन वगैरह बना रहे हैं ना, उसमें मुझे पूरा डिडक्शंस मिलता है। इसका भी एक बार नोट पढ़ लो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शंस है। अगर तू 3 स्टार होटल बनाता है, अगर तू गोडाउन बनाते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए, तो सरकार की तरफ से ना 100% डिडक्शन अवेलेबल हो जाता है ना। उसमें कुछ लिस्ट है स्पेसिफाइड, हाँ स्पेसिफाइड लिस्ट को याद रख, जिसमें वेयर हाउस जो है वो स्पेसिफाइड लिस्ट के अंदर आता है। इसीलिए बार बार यहाँ पर 35AD मेंशन कर रहा है, क्योंकि 35AD स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन होता है। कि सरकार तुमको बोल देगा, जैसे 3 स्टार से कैटेगरी का होटल बनाएगा ना, उसमें जितना खर्चा करेगा डिडक्शन कर देगा, इसमें कर देगा। जैसे ये कौन सा था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए तुमने गोडाउन बनाया, उसके लिए कर देगा, तो इसमें 100% डिडक्शन होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयरहाउस। ये पीजीबीपी में नहीं कवर किया था, ये वाला टॉपिक पीजीबीपी में कवर किया था। देख रहे हो सर, कहाँ का बात कहाँ कहाँ सब उछल के आ रहा है। इनकम टैक्स में दिमाग कहाँ कहाँ चलाना पड़ता है, यही दिक्कत है। एक तरफा सोचने से नहीं होगा। जो चैप्टर छोड़ के आए हैं वो गली भी याद रखना पड़ता है, तो छोड़ आए हम वो गलियां बोलने से नहीं होगा। जो लोग नहीं पढ़ा वो जाएगा गली में, डोंट वरी। तो इधर पूरा का पूरा 65 लाख आ जाएगा। समझ में आ गया सर? लैंड का नहीं आएगा, लैंड के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ वो जो पर्टिकुलर वेयरहाउसिंग के लिए है उसे उतना सा मिलेगा। इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया है, इन दिस केस द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 65 लाख minus 10 lakh been expenditure on acquisition of land has been incurred in financial year 22 and capitalized in the books of account on Excel 23, being the date when the warehouse become operational. 65 lakh being 100% of 65 lakh would be qualified for deduction under section 35। ठीक है, अब इस चीज को तुम अप्लाई कर दो। देखो कहानी काफी चेंज हो रहा है, 115 BSc और इसमें काफी चेंजेस है।
तो इधर 1,05,00,000 था, इधर 65 लाख हो गया, और बिजनेस इनकम जो वेयरहाउसिंग से आया था, ठीक है। तो इधर अच्छा 1,05,00,000 से 65 लाख माइनस करने से यही आता है ना, 40 लाख ही आता है। अच्छा इसमें क्योंकि ऑलरेडी तुमको इतना सारा डिडक्शन है, सेक्शन 32 तुम इधर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो 8 लाख हो गया, 40 लाख हो गया, टोटल इनकम कितना हो गया 48 लाख। सेम टू सेम तरीके से नॉर्मल रेट को यूज करो टैक्स लायबिलिटी के लिए, 48 लाख नॉर्मल प्रोविजंस पे, माने इस केस में अप टू 2.5 लाख नील होगा, इस केस में अप टू 2.5 लाख नील होगा। 2.5 लाख से ये जिसका कैलकुलेशन कर रहे हैं बंदा 60 के नीचे ही है ना, क्वेश्चन जिसका कर रहे हैं 60 के नीचे है कि 60 के ऊपर, वो भी देख लेना पड़ता है। मिस्टर एक्स एज नहीं बोला, मतलब नीचे है, ये भी ध्यान में रखना है। अगर 60 के ऊपर होगा तो 3 लाख लेना पड़ता, बात समझ में आ रहा है सर। तो अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 2.5 लाख मैंने 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, नहीं 10 का नहीं है इधर, ठीक है। 5 से 10 20, 10 के ऊपर जाएगा तो 30, और फिर 50 लाख के अब जाने से 4.5, 10%, 15%, इस केस में भी 15%। तो सारा चीज करने के बाद अच्छा इधर तो 48 लाख हो रहा है, तो अगर 48 लाख होगा तो 50 लाख तो क्रॉस नहीं कर रहा है, तो अगर 50 लाख क्रॉस नहीं करेगा तो फिर चार्ज नहीं लगेगा, तो 12,52,000। हेल्थ एंड एजुकेशन से 50,100, टोटल टैक्स लायबिलिटी 13,02,600, पहले केस में था अप्रोक्स 46 लाख का। अब देखो computation of adjusted total income of Mr. X for levy of alternate minimum tax, total income computed above as per regular provision of income tax कितना था, रेगुलर प्रोविजंस में मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना आया, 46,10,580। अच्छा टोटल इनकम मेरा 48 लाख है, टोटल इनकम हम लोग का 48 लाख है, मैंने बेसिकली ये वाला ठीक है। तो टोटल इनकम 48 लाख, यहाँ पे से हम लोग 10AA का डिडक्शंस को माइनस करेंगे, जो कि 32 लाख हम लोगों ने देखा था कैसे आया था। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD को एडजस्ट करेंगे 65 लाख का, और उस पर डिप्रिसिएशन देंगे, तो 6,50,000 कुल मिला के मेरा बन रहा है सर 80 लाख, और इधर 58,50,000। तो एडजस्टेड टोटल इनकम मेरा कितना हुआ 1,38,50,000। वेट ये एडजस्टेड टोटल इनकम हुआ जो हम लोग डेफिनेशंस कर रहे थे, समझ रहे सर। आपका जो टोटल इनकम होगा वहां से जो जो डिडक्शन जैसे कि 10AA 35 AD या 32 जो भी रहेगा एडजस्ट करने के बाद आपका जो हिसाब आएगा उसको हम लोग एडजस्टेड टोटल इनकम बोलेंगे, ठीक है। माने 48 लाख नॉर्मल वाला डिडक्शंस लेंगे और बाकी जो डिडक्शंस अमाउंट है उसको जोड़ देंगे, जोड़ के मेरा 1,38,50,000 आ रहा। तो ये एडजस्टेड टोटल इनकम पे आपका 18.5% लगाइए, आ रही है वाला एडजस्टेड टोटल इनकम पे 18.5%, कितना हो रहा है 25,62,250। अब सरचार्ज ऐड करो, क्योंकि एडजस्टेड टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, तो सरचार्ज कितना जाएगा 15%, कैलकुलेट करो आ जाएगा, टोटल इतना होगा। इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से आएगा, करके आ रहा है सर 30,64,451। तो टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 जैसे कितना हो जाएगा इसका 30,64,450। अब फाइनली पॉइंट का मतलब समझ के घर जाओ। रेगुलर इनकम टैक्स पेबल, सिंस रेगुलर इनकम टैक्स पेबल, अच्छा देखो रेगुलर में उसका इनकम टैक्स कितना हुआ था न्यू ओल्ड में 13 लाख समथिंग, लेकिन अल्टरनेट करके कितना आ गया 30 लाख, ठीक है। तो सरकार छोड़ेगा तुमको, अल्टरनेट कम हो गया ना, सॉरी अल्टरनेट ज्यादा हो गया ना, रेगुलर से भी अल्टरनेट ज्यादा है, तो सरकार तुमको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अल्टीमेटली आज का क्लास का समरी यही निकलते हैं सर, since the regular income tax payable is less than the alternate minimum tax payable, the adjusted total income shall be deemed to be the total income and tax is leviable 8.5% thereof plus surcharge, जो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट करके देख चुके हैं।
since the tax liability of Mr. X under section 115 JC is lower than the tax liability of 115 BAC, it would be beneficial for him to opt out of the default tax regime under section 115 BAC for assessment year 24-25. Moreover, the benefit of alternate minimum tax credit is also available to the extent of the tax period in excess of our regular tax. माने अगर तुम देखो कि जब टैक्स फाइलिंग का सिचुएशन हुआ था, उसके पास ये ऑप्शंस भी था कि तुम रेगुलर में जाएगा कि ऑप्शनल में आएगा। रेगुलर में जाता तो उसका टैक्स लायबिलिटी हुआ था 46 लाख। अगर वो रेगुलर को छोड़ के ऑप्शनल में माने पुराना में आया तो उसका टैक्स लायबिलिटी हो गया 13 लाख समथिंग। कितना? 13 लाख समथिंग ना। लेकिन 13 लाख समथिंग जो है वो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से कम हो रहा है, तो सरकार तुमको ये लेने नहीं देगा। लेकिन अगर तुम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स में भी रहते हो, फिर भी 115 बीएससी का जो 46 लाख का है उससे भी कम है ना तुम्हारा। इसलिए तुमको सजेशन ये देना है टैक्स पेयर्स को कि भाई तुम 115 बीएससी से शिफ्ट आउट हो जाओ और पुराना में शिफ्ट हो जाओ। पुराना में शिफ्ट होने से तुमको कम से कम 15 लाख का सेविंग्स है, क्योंकि पुराना में 115 बीएससी के पुराना में मैंने न्यू में तुम्हारा 46 लाख अप्रोक्स हो रहा था, इधर तुम्हारा 30,64,000 का हो रहा है, फिर भी तो तुम फायदे में हो। और इस एएमटी का एक क्रेडिट भी मिलता है। आई थिंक थोड़ा थोड़ा दिमाग में गया है बात, एकदम ऊपर से नहीं गया होगा, थोड़ा गया है ना। मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि इतना सारा बात, फिर इतना सारा पॉइंट्स में डिस्कशन। एक बार घर पे ना ये वाला क्लास को वापस से सुनो, एटलीस्ट लास्ट पार्ट, क्योंकि बाकी बीच में हम लोग आज तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बात भी कर ली। एएमटी क्रेडिट टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 115 JEE। टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 जेसी कितना है? 30,64,450, यही आपको देना है। और टैक्सेबिलिटी अंडर रेगुलर प्रोविजंस कितना हो गया? 13,02,600। तो आपको क्रेडिट कितना मिलेगा जानते हो? 17,61,850। ये क्रेडिट है आपका। मैंने एक्चुअली आपका तो इतना ही हो रहा था, लेकिन ये इतना ज्यादा कम हो रहा था, सरकार बोल रही थी इतना कम देने से हम नहीं मानेंगे, कम से कम 30 लाख दो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, नहीं तो हमारा कैसे चलेगा। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपका मिस हो रहा है, ये आपको क्रेडिट के रूप में आगे के ईयर्स में एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। और उसके बारे में भी यहाँ पर बोला है, द बेनिफिट ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्रेडिट इज ऑल्सो अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस ओवर रेगुलर टैक्स। आगे जाके अगर रेगुलर टैक्स से ज्यादा होता है तो तुम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, इस केस में तो ओल्ड में बेनिफिशियल है, हर केस में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात देखो, ऐसा मत समझो कि हर केस में ही ओल्ड में बेनिफिट होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो तो केस टू केस डिपेंड करता है, इनकम टू इनकम डिपेंड करता है, डिडक्शंस पे डिपेंड करता है। इस केस में देखा जा रहा है कि ओल्ड में बेनिफिट है, तो आप सजेस्ट करोगे ओल्ड में जाने के लिए। वो तो कैलकुलेट करके पता चला, नहीं तो कैसे पता चला। अब इसका इनकम ऐसा है, इसका रेट ऐसा मिला है, डिडक्शन ऐसा मिला है कि इस तरह का हुआ है। अगर किसी और में होता, अगर न्यू में बेनिफिट होता तो बोलते न्यू लेने के लिए। ठीक है, ये था एएमटी का कॉन्सेप्ट। थोड़ा प्रोविजंस का मतलब समझा, एक क्वेश्चन करके पूरा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है साइड में, एक बार घर पे गो थ्रू करो। कोई डाउट है मुझे कल की क्लास में पूछो, ठीक है। कल सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कंप्लीट करें। आज पोतोई का पूरा माथा गिला हो गया, समझ गए। एक बार गो थ्रू करो, एक बार रिवाइज करो ना, या फिर एटलीस्ट नोट्स लेके एक बार गो थ्रू करो। कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है मुझे कल आके पूछो। देखो एक चीज है, पर्पस क्या है समझ में आ गया। जो दिक्कत हुआ होगा वो बस कैलकुलेशन साइड में कि क्या एडजस्टमेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है, वहां पर किसी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम हो तो या बाकी किसी किसी को हो सकता है, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ क्यों हो सकता है, क्योंकि वो लोग अभी भी डिटेल्स चैप्टर नहीं पढ़ा है। ये बहुत स्वाभाविक है। आप अगर अभी तक पीजीबीपी नहीं पढ़े हो ना, तो आपको बहुत सारा चीजें थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। लेकिन अगर आप पीजीबीपी पढ़ चुके हो और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब चिंता का बात है। ठीक है, जो पीजीबीपी पढ़ लिया है उनको चिंता है अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब घर पे पढ़ाई करना जरूरी है। बाय सर, बाय सर, बाय। ए तुम लोगों को क्लियर है? हेलो, ऑनलाइन यस में सर।
दर्श बोला क्लियर है, क्या बोल रहे तुम लोग। चलो ठीक है। दर्श आज तेरा दोस्त आया था, कौन सर? तेज। तेज। तेज आजकल तेरे से बिना मिल के ही चले जा रहे हैं। शाम को अभी आएगा है क्या पूछ वो? रहा है, शाम को अभी है आएगा। वो? पता नहीं, वो तो हाँ बोलता है फिर आता नहीं। अरे ये ठीक मेरे है। काम। आ जाऊंगा आ जाऊंगा। ठीक है सर, बाय। बाय सर। बाय सर। अरे सर मैं बोल रहा था कि हाँ। ये क्या कहते हैं, मैंने वो